4th एपिसोड। कमरे के बाहर खड़े आजान के कदम जैसे ज़मीन पर जम गए थे। वह अपनी जगह से हिल नहीं सका था। वह अभी ऑफिस से आया था और मामा और सड़ी से दोनों कहीं दिखाई न दिए तो वह मामा के कमरे की तरफ आ गया और जैसे चंद लफ्ज़ सुनकर आजान पत्थर सा हो गया था। जिस घर में हम रहते थे वह असीम के नाम था और वो घर असीम ने कब मेरे नाम किया था मैं नहीं जानती थी, क्योंकि वो कभी भी अपनी कारोबारी बातें घर में नहीं करते थे। मुझे तो इनके जाने के बाद इल्म हुआ कि वो हमारे लिए कितना कुछ कर गए हैं। भाई साहब और इनकी बीवी की नज़र इस घर पर और अजीम के तमाम कारोबार और जायदाद पर थी। शायद अम्मा के कहने पर बड़ी भाभी ने उन्हें कुछ समझाया हो कि उन्होंने पैंतरा ही बदल लिया। अब वो मुझसे हमदर्दी जताने लगे, बार बार अजीम के जाने का अफसोस करते, आज़ान के लाड उठाते, वो आज़ान को अपनी तरफ मायल करना चाहते थे। ये मुझे बाद में पता चला कि वो मेरे बेटे को मुझ तक पहुँचने की सीढ़ी बनाना चाहते थे। उन्होंने मेरे लिए निकाह का पैगाम दिया था। उन्होंने अम्मा और बाबा जान को अपनी झूठी सच्ची बातों में फंसा लिया कि इनसे बर्दाश्त नहीं होता है कि इनका भतीजा यूँ यतीम की ज़िंदगी गुजारे। और यूँ भी मेरी इद्दत पूरी हो चुकी थी और सब जानते थे कि मैं दोबारा माँ बनने वाली हूँ। बाबा को अपने बेटे से इस हमदर्दी की उम्मीद नहीं थी, लेकिन जब इनकी मुस्तकिल यही रविश रही तो इन्हें भी यकीन करना पड़ा कि शायद अब वो सुधर गया है। उन्होंने मुझसे बात की, लेकिन मैं किसी सूरत मानने को तैयार नहीं थी। फिर एक दिन मैंने इन दोनों मियाँ बीवी की इत्तफाकन ही बातें सुन ली, क्योंकि मेरा मुसलसल इनकार इन दोनों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ था। तब मुझे पता चला कि असीम की गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बल्कि इनकी गाड़ी के ब्रेक फेल कर दिए गए थे और एक करने वाला कोई और नहीं, इनका अपना बड़ा भाई था। वो भाई जिसे असीम ने हमेशा इज्जत दी, बाप की तरह समझा, कभी सोतेला ना समझा। वो घर असीम के नाम था और वो इसे मेरे नाम कर चुके थे, जबकि भाई साहब चाहते थे कि एक घर इनके नाम हो जाए। मगर असीम इनकी ये बात मानने से इनकारी थे और ऐसा ही शायद और कारोबारी तनाज़ा भी था जिस पर इन दोनों भाइयों का झगड़ा हुआ। बजाय इसको सुलह सफाई के निपटाने के उन्होंने ये इंतहाई कदम उठा लिया था और सफाई से उठाया कि किसी को भी इन पर शक न हो सका। और अगर उस दिन भी मैं इनकी बातें ना सुन लेती तो शायद सारी ज़िंदगी मुझे पता न चलता और मैं बेखबरी में पता नहीं क्या फ़ैसला कर लेती। मगर मेरे अल्लाह ने मुझे बचा लिया था। सरी खामोशी से इन्हें सुन रही थी। पप्पो जैसे बोलते बोलते थक सी गई थी। उन्होंने थक कर सर बेड की बैक से टिका दिया। इनकी आंखें झिलमिला रही थीं। बाहर खड़े आज़ान के अंदर आग बढ़ती जा रही थी। कितनी सफाई से इसे बेवकूफ़ बनाया गया था। जाने इन्हें कैसे पता चला कि मैं इनकी सारी बातें सुन चुकी हूँ। भाई साहब ने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उन्होंने हमदर्दी का लिबादा उतार फेंका और अपनी पुरानी रविश पर आ गए। मेरी रातों की नींद उड़ चुकी थी। सारी सारी रात मेरे कमरे का दरवाज़ा बजता रहता और मैं डरती काँपती आज़ान को लिए बैठी रहती। उन्होंने मेरे सामने दो रास्ते रखे थे, या तो मैं इनसे शादी कर लूँ तो सारी दौलत जायदाद कारोबार आज़ान के नाम ही रहेगा, या फिर वो मुझे बेइज्जत करके घर से निकाल देंगे और आज़ान को भी अपने पास रख लेंगे क्योंकि वो इनका खून है। इस तरह भतीजे की परवरिश करके वो सबके सामने सुरखरू भी हो जाएंगे और इनका मकसद भी पूरा हो जाएगा। वो जानते थे कि मैं इनसे डरती हूँ और अब भी डर कर किसी को कुछ नहीं बताऊँगी, लेकिन बात जब औलाद पर आ जाए तो एक माँ दुनिया से डरना छोड़ देती है। मैंने बाबा जान को सब कुछ बता दिया। वो तो सदमे से गुंग रह गए। उन्हें अपने बड़े बेटे से इस कमीनगी की उम्मीद ना थी। बाबा जान ने इन्हें बहुत बेइज्जत किया और इन्हें पुलिस में देने की बात की तो वो बौखला गए और उन्होंने बजाय अपनी गलती मानने के मुझ पर इल्ज़ाम लगाया कि मैं झूठ बोल रही हूँ, और ये भी कि वो तो हमेशा से मुझे अपनी बहन बेटियों की तरह समझते हैं। लेकिन मेरे कहने पर उन्होंने शादी का पैगाम दिया क्योंकि मैं इनसे शादी करना चाहती हूँ, और ये भी कि मैं इनके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, इसलिए मैं इनसे शादी करना चाहती हूँ। बाबा जान ने भी इनकी किसी बात पर यकीन नहीं किया और इन्हें बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। ये बातें सुनने के बाद मेरी हालत ऐसी बिगड़ी कि मैं बेहोश होकर गिर पड़ी। अम्मा जान और बाबा मुझे हॉस्पिटल ले गए। मैं कितनी ही देर ज़िंदगी और मौत की कशमकश में रही। वहाँ महमूद भाई भी आ गए। बाबा ने इन्हें बुलवा लिया था और फिर मेरी ज़िंदगी तो बच गई, लेकिन मेरे पास बच्ची अजीम की आखिरी निशानी भी ना रही। महमूद भाई तो सब कुछ सुनकर पागल ही हो गए। इनकी इकलौती बहन के साथ इतना सब कुछ होता रहा और वो बेखबर रहे। यूँ मैं महमूद भाई के साथ यहाँ अपने घर चली आई और इससे अगले ही दिन मेरे बाबा का इंतकाल हो गया। मैंने सारी दौलत जायदाद से 10 बरदारी का ऐलान कर दिया था, क्योंकि मेरे लिए मेरी असल दौलत तो मेरा बेटा था और वो मेरे पास था। मुझे और कुछ नहीं चाहिए था। लेकिन आज़ान के दादा ने वो सारी दौलत जायदाद एक अमानत की तरह संभाल कर रखी और अब आज़ान के 18 साल के होने के बाद वो सब कुछ आज़ान के नाम ट्रांसफ़र हो चुका है। और ये बात सिर्फ महमूद भाई जानते हैं, क्योंकि ये सारी कार्रवाई आज़ान के दादा ने महमूद भाई के तवस्सुत से और इनके सामने की है। महमूद भाई असीम के बड़े भाई पर केस करना चाहते थे। मैंने इन्हें मना कर दिया। गया वक्त अब वापस नहीं आ सकता था।
अजीम अब लौट कर नहीं आ सकते। वो अज़ियत भरा वक्त अब गुजर चुका है। आज़ान को यहाँ रहना पसंद नहीं था। मैं भी चाहती थी कि आज़ान हमेशा अपने बाबा के घर में रहे, लेकिन मुझे मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा, क्योंकि वहाँ रहते हुए आज़ान की जान को भी खतरा हो सकता था, और मेरे लिए आज़ान से बढ़कर कुछ नहीं है। मैंने अपने बेटे के लिए जॉब कर ली। हालांकि सब ने बहुत मना किया, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि इसे कभी भी किसी भी किस्म का कोई एहसास हो कि वह अपने मामू के घर में रह रहा है, इससे किसी कमी का एहसास हो। मैं इसकी ज़िंदगी में कोई कमी रहने ही नहीं देना चाहती थी। मेरे वहाँ से आने के बाद भाई साहब अपनी फैमिली के साथ फिर से उस घर में आ गए। वे समझते थे कि मैंने सारी दौलत जायदाद बाबा के नाम कर दी है, और था भी यही सच। मैंने हर चीज़ बाबा के हवाले कर दी थी, लेकिन वो अमानतन संभालते रहे। मैं इस बात से लायन थी। महमूद भाई इस हकीकत से वाकिफ़ थे, और मुझे ये बात आज़ान के 18 साल के होने के भी 2 साल बाद पता चली। आज़ान वहाँ जाता रहा और वो लोग इसे मेरे बारे में उल्टा सीधा कहते रहे। वो जब छोटा था तो वहाँ से आकर मुझसे बहुत से सवालात करता था। मैं कभी उसे डांट देती थी, कभी खामोश हो जाती थी। मुझे ये भी पता है कि अब भी वो सब लोग इससे मेरे खिलाफ़ ही करते होंगे, और वो भी यही समझता होगा कि मैं अगर वहाँ नहीं जाती, इसके इसरार के बावजूद, अम्मा के इतना याद करने के बावजूद, तो यकीनन इसके पीछे कोई वजह होगी। लेकिन मैंने उस घर से निकलते वक्त खुद से वादा किया था कि मैं उस घर में अब दोबारा कदम नहीं रखूँगी, क्योंकि एक औरत सब कुछ भूल सकती है, माफ़ कर सकती है, लेकिन अपने सर से साहिबान छीनने वालों को और ख़ुद पर लगा बदकिरदारी का इल्ज़ाम कभी माफ़ नहीं कर सकती। हालांकि आज भी वो घर मेरे नाम है। चाहूँ तो एक पल में सबको निकाल बाहर करूँ, मगर मैं इतनी कमसर्फ नहीं हूँ। मेरी असल दौलत, मेरा बेटा मेरे पास है, तो मुझे और किसी चीज़ की क्या ज़रूरत है। मैं जानती हूँ आसान अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं है। वो सजल से शादी करना चाहता था। वह इस जल्दबाजी के फैसले पर मुझसे नाराज़ भी है, मगर मैं कैसे इसके बाबा के कातिल की बेटी से इसे ब्याह देती। चलो मैं दिल बड़ा कर भी लेती इसकी खातिर, लेकिन वो नहीं जानता कि सजल सिर्फ इसे धोखा दे रही है। वो हूबहू अपने बाप की परतों है, खुद पसंद, सिद्धी और बदनीयत लड़की। वो लोग सिर्फ मुझे नीचा दिखाना चाहते हैं। मैं बहुत पहले से जानती हूँ कि सजल आज़ान के पीछे है। आज़ान की दादों से मुझे पता चलता रहता था, लेकिन मैं आज़ान की खातिर ये भी कर लेती, इसे बहू बना भी देती। लेकिन सजल जिस कॉलेज में पढ़ती रही है, वहाँ की प्रिंसिपल मेरी अच्छी दोस्त है, और उनके ज़रिए से इसकी रोज़ कोई ना कोई बात सुनने को मिलती थी। इसके अफेयर्स और ऐसी ऐसी बातें कि जिसे सुनकर सर शर्म से झुक जाए। और मैं क्या, कोई भी शरीफ ख़ानदान इसे बहू बनाना पसंद ना करे। मैं जानते बूझते अपने बेटे को आग में कैसे धकेल देती, कैसे इसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देती। इसलिए मैंने बिना इससे पूछे इतनी जल्दबाजी में ये फ़ैसला लिया, क्योंकि वो चालाक लड़की से पूरी तरह अपने शीशे में उतार चुकी थी। लेकिन मेरा बेटा मेरी मोहब्बत में इनकार नहीं कर सका, और मुझे फ़ख्र है अपने बेटे पर कि इसने मेरा मान रखा, अपनी खुशी पे मेरी खुशी को तरजीह दी। अल्लाह इसे हमेशा खुश रखे। और तुम्हारा इंतखाब मैंने आज़ान के लिए इसलिए किया क्योंकि तुम इसकी बचपन की साथी हो, दोस्त हो, एक दूसरे को समझते हो, और तुम्हारी आंखों में मैंने बारहा इसके लिए मोहब्बत देखी है। तुम खुश हो ना बेटा इसके साथ? पप्पो ने थके थके अंदाज में सड़ी से पूछा। जी पप्पो। सड़ी ने सर झुका लिया। अब वो इन्हें क्या कहती कि अगर सजल ना होती तब भी आज़ान इससे शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो तो इसे इस तरह कभी देखता ही नहीं था। इसके दिल में तो इसके लिए कोई महसूसात है ही नहीं। वो तो आज भी इसे सिर्फ एक दोस्त और कज़न ही समझता है। मैं जानती हूँ बेटा, तुम दोनों में बहुत फासले हैं। आज़ान अभी तक इस रिश्ते को कबूल नहीं कर पाया है, लेकिन मेरा बच्चा, तुम इसकी किसी बात का बुरा ना मानना। वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, जब इसे पता चलेगा कि सच्ची मोहब्बत क्या होती है, क्योंकि वह सारी हकीकत से वाकिफ़ नहीं है। और मैंने आज तक सिर्फ ये सोचकर इसे नहीं बताया कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। लाख नाराज़ सही, लेकिन वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, सह नहीं पाएगा, और ये सब सुनकर वहाँ जाना छोड़ देगा, और वह बूढ़ी दादी इसका इंतज़ार करती रह जाएगी, जो आज भी पोते में बेटे को तलाश करती है। सिर्फ इसलिए बेटा मैं इतने साल खामोश रही, लेकिन आज दिल पर बोझ इस कदर बढ़ा के आज तुमसे कह बैठी। बस तुम इसका ख्याल रखो, इससे ऐसे ही मोहब्बत करती रहना। वो तुमसे जिस रिश्ते में जुड़ा है वो बहुत मजबूत और पाकीज़ा रिश्ता है, और इसे कोई मनफी ताकत तोड़ नहीं सकती। मैं जानती हूँ बेटा, मैंने तुम्हारे साथ भी ज्यादती की है, लेकिन तुमसे बेहतर मुझे आज़ान के लिए कोई और लगा ही नहीं। पप्पो ने मोहब्बत से इसका चेहरा दोनों हाथों में थाम लिया। नहीं पप्पो, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मेरे साथ कोई ज्यादती नहीं हुई है। आपने तो मुझे मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है, और आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। आप मेरे साथ हैं तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। सरी ने बेसाख्ता इनके दोनों हाथ थाम कर चूम लिए। फुप्पो की बातों से इसे हौसला मिला था। खुश रहो, आबाद रहो। फुप्पो ने इसकी पेशानी पर बोसा दिया था। सरी के अंदर तक आसूदगी उतर आई। नेक्स्ट सीन। उफ, मेरे खुदा, ये मैंने क्या कर दिया?
ये जानते हुए भी कि मेरी मामा कभी गलत नहीं हो सकती, इसके बावजूद भी मेरे दिल में मेरी माँ के लिए ज़रा भी शक आया कैसे? मैं इस कदर नाफरमान बुरा बेटा हूँ कि अपनी माँ से ही बदगुमान हो गया। वहाँ मुझे हमेशा इनके बारे में यही सब कुछ उलट करके बताया गया, गलत बताया गया, और मैं हमेशा दूसरों के कहने पे ये सोचता रहा कि उन्होंने मेरे बाबा का घर बिला वजह ही छोड़ दिया और यहाँ चली आई। लेकिन ये कभी नहीं सोचा कि कोई तो वजह रही होगी कि उन्होंने वो घर छोड़ दिया, कोई बहुत बड़ी वजह जो वो मुझे बताने से गुरेजा है। लाजमी बात है, कोई भी माँ अपने जवान बेटे को वो सब बातें नहीं कह सकती, और मैं इन्हें ही गलत समझता रहा। उन्होंने जल्दबाजी में मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, ये सोचता रहा। उन्होंने मेरे साथ गलत किया, ये सोचता रहा। वो आड़ा तिरछा बेड पर लेटा था। इसका कोट और बैग बेतरतीबी से इसके करीब पड़े थे। इसके दाएं आँख से पानी की एक बारीक लकीर बहती हुई इसकी कनपट्टी से बालों में जाकर जब्स हो रही थी। लेकिन वो हमेशा मेरे ही बारे में सोचती रही। मैं अपने बाबा के घर वालों से बदगुमान न हो जाऊँ, इसलिए उन्होंने मुझे कभी दादों से मिलने से नहीं रोका। मैं सज्जल से मिलता रहा, वो जानते हुए भी खामोश रही, सिर्फ इसलिए कि ये मेरी खुशी है। वो हमेशा मेरी खुशियों को अहमियत देती रही, और मैं इनकी एक बात मान कर यूँ ज़ाहिर करता रहा जैसे मैंने इन पर एहसान किया है। एक गहरी सांस लेकर वो उठ बैठा। इसकी आंखें शिद्दत ज़ब्त से सुर्ख हो रही थीं। इसका सर बोझल हो रहा था। इसके दिल पर जमी बदगुमानी की चादर फटी तो इसके दिल पर शर्मिंदगी का बोझ बढ़ता जा रहा था। अपनी माँ से शर्मिंदगी का दुख वो अब इनसे कैसे निकाह मिला पाएगा? जाने कितना वक्त बीत गया इसे इसी तरह बैठे हुए। सरी से 2 बार खाने के लिए बुला चुकी थी। सब उठ खड़ा हुआ। और जरी, वो मेरे बारे में क्या सोचती होगी? मैं जो ख़ुद को इसका दोस्त कहता था, पिछले दिनों कितना बुरा सलूक करता रहा हूँ मैं इसके साथ। इसे इस तरह नज़रअंदाज करता रहा जैसे वो मेरी ज़िंदगी में कहीं है ही नहीं। मगर वो भी तो ये शादी नहीं करना चाहती थी ना। वो तो शायद फ्रेश होते हुए भी वो मुसलसल यही सोचता रहा था। दिल में एक फांस अब भी छुपी हुई थी। वो फ्रेश होकर बाहर निकल आया था। उसने मुकम्मल कोशिश की थी कि मामा या जरी में से कोई जान न सके कि उनकी सारी गुफ्तगू सुन चुका है, क्योंकि अगर मामा चाहती थी कि इसे ये सब पता न चले तो वो भी इन पर कभी जाहिर नहीं करेगा कि वो सब जान चुका है। इस रात इन तीनों ने खामोशी से खाना खाया और खामोशी से कमरे में आ गया। वो वॉशरूम में था जब इसने अपने सेल फ़ोन की रिंग सुनी थी। जानता था इस वक्त किसका फ़ोन होगा, सो सुनकर भी अनसुनी कर दी, लेकिन फ़ोन मुसलसल बजे जा रहा था। वो बाहर आया तो सारी दूध का गिलास साइड टेबल पर रखकर पलट रही थी। फ़ोन बेड पर पड़ा था और स्क्रीन पर रोशन होता सज्जल का नाम दूर से ही नज़र आ रहा था। जरी प्लीज़ देखना किसका फ़ोन है, कब से बजे जा रहा है। पलट कर जाते हुए इसने आज़ान की आवाज़ सुनी। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा बालों में ब्रश कर रहा था। आप खुद ही देख लें, मुझे आपकी पर्सनल चीज़ों पर ज़बरदस्ती हक जमाने का कोई ख़ास शौक़ नहीं है। आज़ान के लबों पर मध्यम से मुस्कुराहट उतर आई थी और दिल में शर्मिंदगी का एहसास भी हुआ था। आइंदा मेरा फ़ोन चाहे सारी रात ही क्यों ना बजता रहे तो मेरा फ़ोन नहीं उठाओगी। कम से कम मेरे फ़ोन को तो मेरा पर्सनल रहने दो, या अब इस पर भी ज़बरदस्ती हक जताने खड़ी हो जाओगी। ये बात हरगिज़ भी इतनी पुरानी नहीं थी कि वह इतनी जल्दी भूल जाती। इसे अच्छी तरह याद था कि आज़ान के बावर कराने का मकसद यही था कि वो सज्जल की कॉल अटेंड न करे। तो फिर अब क्यों? एक तो वैसे ही सज्जल की कॉल देखकर इसका दिल बुरा हो रहा था, ऊपर से आज़ान का इस तरह कहना। इसकी आंखें झुलमिला सी गईं। वो कमरे से बाहर निकल आई थी। ना चाहते हुए भी आज़ान ने कॉल पिक कर ली थी। कहाँ हो आज़ान? कब से फ़ोन कर रही हूँ मैं, उठाते क्यों नहीं हो? नाराज़ हो क्या? दूसरी तरफ सज्जल का वही अंदाज़ था, निसार होने वाला, मगर आज आज़ान को इसके लहजे की बनावट साफ दिखाई दे रही थी। क्यों, तुम्हें कोई काम था? ये बताओ, क्या सोचा फिर तुमने हमारी शादी के बारे में? सज्जल अब भी ये बातें कर रही है, इसे समझ नहीं आ रहा था क्यों। सज्जल, तुमने हमारी शादी के लिए जो शर्त रखी है वो मैं पूरी नहीं कर सकता। आई एम सॉरी, मैं अपनी माँ को दुख नहीं पहुँचा सकता। आज़ान सुनना चाहता था कि वो क्या जवाब देती है। एक तो इस औरत के ड्रामे नहीं ख़त्म होते। जवाब में सज्जल की बड़बड़ाहट आज़ान ने वाज़े तौर पर सुनी थी, और फिर जैसे आज़ान के अंदर की हिचकिचाहट एक लम्हे में ख़त्म हुई थी, एक लम्हे में फ़ैसला हो गया था। मगर तुम्हें तो मुझसे मोहब्बत है ना आज़ान? किस मोहब्बत की बात करती हो सज्जल तुम? मुझे तो तुमसे कभी मोहब्बत थी ही नहीं। वह एक वक्ती भंवर था जिसमें मैं फंस गया था। आज सोचो तो शर्मिंदगी होती है कि मैं तुम्हारे साथ था ही क्यों। मैंने तो तुमसे कभी नहीं कहा कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। मैंने तुमसे कभी नहीं कहा कि मैं तुमसे शादी करूँगा। तुम ही हमेशा मेरे पास आई। तुमने ही हमेशा मुझे यकीन दिलाने की कोशिश की कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है और तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। और इसमें भी तुम्हारा खुलूस नहीं, तुम्हारी गर्ज छुपी थी जो तुम्हें मेरे पास लेकर आई। अपने लालची माँ बाप के कहने पर तुम मेरे पास आई, मेरी माँ को नीचा दिखाने के लिए।
तुमने मुझसे मोहब्बत का झूठा ढोंग रचाया, और मैं अगर कभी तुम्हारी तरफ बढ़ा भी था तो बिल्कुल बेगर्ज होकर। मगर तुमने क्या किया? मेरा मजाक बनाया, मेरे खुलूस का, मेरी बेगर्जी का। और मैं इस कदर बेवकूफ़ के इतने पुरखुलूस लोग इतनी मोहब्बतें छोड़कर तुम्हारी जाल में फंसने लगा था। और तो अल्लाह का शुक्र हुआ कि इसने मुझे बचा लिया और मेरी माँ की दुआओं ने मुझे भटकने से रोक दिया। आज़ान का दिल चाहा कि अगर वो लड़की इसके सामने होती तो इसका मुंह थप्पड़ों से सुर्ख कर देता, इसे इतना बेइज्जत करता कि वो कभी किसी के जज्बात से खेलने की कोशिश न करती। तो यूँ कहो ना, तुम्हें अपनी उस सो कॉल्ड बीवी से मोहब्बत हो गई है जिसकी तुम कल तक मेरे सामने बुराइयां करते थे, मेरे सामने बैठकर रोते थे कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। अब अपना दिल भर गया तो मुझे इल्ज़ाम क्यों दे रहे हो? सचल बिपड़ ही तो गई थी, बना बनाया खेल बिगड़ गया था, बाजी उलट गई थी, बिपड़ना तो लाजिम था। हाँ, हो गई है मुझे उससे मोहब्बत, और क्यों ना हो, वो लड़की है इस काबिल कि मैं उससे मोहब्बत करूं। वो तुम्हारी तरह खुदगर्ज नहीं है। तुम्हें जो मेरी माँ ड्रामेबाज लगती है, वो लड़की मेरी माँ के मामूली सर दर्द पर सारी रात इनके सिरहाने बैठकर इनका सर दबाते गुजार देती है, जो मेरे बिना कहे मेरी हर ज़रूरत को, हर बात को समझ जाती है। तुम ऐसा कर सकती हो? कभी नहीं। मैं इसकी तरफ देखता नहीं, इससे बात तक नहीं करता, फिर भी वो बिना किसी गर्ज के इतना कुछ किए जा रही है। मैं तुमसे क्यों मोहब्बत करूं? उससे क्यों ना करूं जो ये हक रखती है? तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है, तुम्हें सिर्फ मेरी दौलत से मोहब्बत है। अगर तनवीर मलिक की दौलत तुम्हें कम लगने लगी ना तो मुझे बता देना, मैं अपनी सारी दौलत जायदाद बिना किसी गर्ज के तुम्हारे नाम कर दूंगा, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में सच्चे रिश्तों और पुरखुलूस मोहब्बतों की ज़्यादा अहमियत है। मगर आइंदा मुझे फ़ोन करने की या मुझसे मिलने की कभी कोशिश मत करना, वरना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि सच्चाई क्या है ये तुम भी जानती हो और अब मैं भी जान चुका हूँ। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं नफ़रत में हद से गुजर जाऊँ, क्योंकि मेरे अंदर आग लगी है। आज़ान के दिल की तमाम तर भड़ास निकल चुकी थी। इसने फ़ैसला कर लिया था, ज़री अगर अपने मुतल्लिक इसकी बातें, इसके ख्यालात जान लेती तो शायद अपनी खुशनसीबी पर अश्क करती, लेकिन वो तो बहते आंसुओं के साथ दिल में हज़ारों शिकवे लिए फुप्पो के पहलू में लेटी थी। सचल ने बिना कुछ कहे फ़ोन रख दिया था, यहाँ तक कि इससे माफ़ी भी नहीं मांगी थी। और आज़ान जानता था कि अब वो कभी भी इसके सामने नहीं आएगी, क्योंकि इसे अपनी मंजिल तनवीर मलिक की सूरत में मिल चुकी थी, जो आज़ान से कहीं ज़्यादा दौलतमंद भी था और इसके इशारों पर चलने को तैयार भी। बस इसके माँ बाप की अपनी बेइज्जती का बदला लेने वाली ख्वाहिश अधूरी रह गई थी, जो वो पुप्पो से आज़ान की सूरत में लेना चाहते थे। मगर सच है, अल्लाह जिसे चाहे इज़्ज़त दे और जिसे चाहे बेइज्जत कर दे। नेक्स्ट सीन। आज़ान आज ऑफिस से कुछ चलते उठाया था। कल एक बहुत अहम मीटिंग थी और इसे इसकी तैयारी करनी थी। वो घर आया तो मामा कहीं दिखाई न दी, शायद अपने कमरे में थी। अलबत्ता ज़री और सना लॉन्च में बैठी कोई ड्रामा देख रही थी और साथ साथ इसकी स्टोरी भी डिस्कस कर रही थी। वह इन दोनों के सलाम का जवाब देता हुआ कमरे में आ गया। चेंज करके बाहर आया तो वहाँ नायबा चची और मामा बैठी हुई थी। शायद वो दोनों कहीं गई हुई थी और अभी ही आई थी। वो भी वहीं आकर बैठ गया। देखो बेटा, अब तुम ही कुछ मशवरा दो, मैं तो लड़कियां देख देख कर थक गई हूँ। माशाल्लाह सब बच्चियाँ इतनी प्यारी हैं कि समझ नहीं आ रहा कि किसे पसंद करूँ और किसे नापसंद। नायबा चची ने बैग से चंद तस्वीरें निकाल कर ज़री को दी, जिसे देखकर सना के चेहरे के जाविये बिगड़ गए। आज़ान को समझ आ गई कि वो किस सिलसिले में और कहाँ गई थी। लगता है नायबा चची की करीब की निगाह कमज़ोर हो गई है। सना तस्वीरें लिए ज़री के कान में घुसी। ज़री ने हैरानी से इसे देखा, जैसे मतलब पूछ रही हो। तुम वाकई सीरियस हो? मेरा मतलब है अभी तक? ज़री ने धीमे से पूछा। तो क्या तुम्हें कुछ शक है? खुद तो शादी करके बैठ गई और सहेली का कोई ख्याल ही नहीं है। सना ने आंखें दिखाईं। मैं कम से कम इस सिचुएशन में यहाँ नहीं बैठ सकती। तुम ही करती रहो अपने बिलाल भाई के लिए लड़कियाँ पसंद, मैं जा रही हूँ। वो दांत पीसते हुए वहाँ से उठ गई। ज़री को आज अंदाज़ा हुआ था कि वो वाकई बिलाल के लिए इस हद तक संजीदा है। वो इससे पहले अपने आने वाले 2-3 प्रपोजल भी ठुकरा चुकी थी और ताईजान हकीकतन इसके लिए परेशान थी। चची एक बात कहूँ? ज़री ने कुछ सोचते हुए तस्वीरें टेबल पर रख दी। चची और फुप्पो दोनों ही इसकी तरफ मुतवज्जा हुई। आज़ान भी बज़ाहिर टीवी देख रहा था, मगर इसका सारा ध्यान ही ज़री पर था। आप बिलाल भाई के लिए ताईजान से क्यों नहीं बात करती? मेरा मतलब सना से है। वो झिझकते हुए बोली कि पता नहीं चची को ये बात कैसी लगी है और इसे कहना भी चाहिए या नहीं। हाँ भाभी, वाकई ज़री ठीक कह रही है। जब घर में लड़की मौजूद है तो हमें पहले इसके बारे में सोचना चाहिए। फुप्पो ने भी इसकी तायद की थी। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं आपा, ये ख्याल मेरे भी दिल में कई बार आ चुका है। बस इस ख्याल से चुप हो जाती हूँ कि जाने बड़ी भाभी क्या जवाब देंगी। पता नहीं वो बिलाल के बारे में क्या सोचती हैं। नायबा चची ताई की नेचर से खाइफ थी, क्योंकि बिलाल इनका अपना बेटा तो था नहीं, वरना इनके दिल में ये ख्याल बहुत बार आया था। तो चची बात करने में क्या हर्ज है? आप बात करके देख लें, फिर ताईजान इनकार करें या इकरार, इनकी मर्ज़ी। आप कोई ज़बरदस्ती थोड़ा ही करेंगी।
ठीक है बेटा, मैं बिलाल से पूछ लूँ, फिर बात करती हूँ। सरी की बात नायबा चची के दिल को लगी थी। इनकी हिम्मत बढ़ी थी। वो हकीकत में दिल से ऐसा ही चाहती थी, बस एक बार बिलाल से पूछना चाहती थी। आज़ान कितने ही लम्हे सरी को देखता रहा, तो क्या जो मैं समझता रहा वो गलत था? क्योंकि अगर कभी भी ऐसी कोई बात बिलाल और सरी के दरमियान होती तो वो यूँ इतने खुलूस से नायबा चची को कभी सना के लिए बात करने को ना कहती। अल्लाह करे कि यही सच हो, क्योंकि अब ये दिल बेख्तियार इसकी तरफ खींचता ही जा रहा है। निकाह के बोल अपना असर दिखा रहे थे। सरी उठकर सबके लिए चाय बनाने लगी और आज़ान कितने ही लम्हे किचन के दरवाजे से नजर आते इसके लहराते आंचल को देखता रहा। नेक्स्ट सीन। आज संडे था, छुट्टी का दिन था, सो आज़ान घर पर ही था। इसे एक बुक चाहिए थी और वो इसे मिलकर नहीं दे रही थी। स्टडी टेबल पर ढूंढने के बाद वो कंप्यूटर टेबल की तरफ आ गया। इसकी सब दराज़ें अच्छी तरह देख ली, मगर वो बुक इसे न मिली। वो अपनी वार्डरोब की तरफ आ गया। इसकी वार्डरोब 4 पोर्शन पर मुश्तमिल थी, जिसके 2 हिस्से इसके पास थे और 2 हिस्से अब शादी के बाद सरी के तसर्रुफ में थे। ज़्यादातर वो एक साइड इस्तेमाल करती थी और इसकी साइड का दरवाज़ा ज़रा सा खुला हुआ था। ना जाने आज़ान के दिल में क्या समाई कि इसने मुकम्मल पट खोल दिया। सामने ही इसके खूबसूरत और स्टाइलिश मलबूसात लटके थे। नीचे वाली दराज में शायद इसका दुपट्टा था, जिसका पल्लू ज़रा सा नीचे को लटक रहा था, वरना तो सारी वार्डरोब में तरतीब नुमाया थी। इसने यूं ही हाथ बढ़ाकर दुपट्टे को ठीक से किया कि वो दोबारा से फिसल कर नीचे गिर पड़ा। आज़ान ने दोबारा से इसे रखना चाहा तो इसका हाथ दुपट्टे के नीचे दबी किसी सख्त चीज़ से टकराया। वह एक गिफ्ट पैक था, खूबसूरती से रैप किया हुआ। इसके ऊपर एक और गिफ्ट पैक था जो पहले वाले से साइज़ में निस्बतन छोटा था। तीसरा गिफ्ट पैक इससे भी छोटे साइज़ का था और आज़ान को हैरत इस बात पे हुई कि तीनों पर ही आज़ान का नाम लिखा था और नीचे कोने में सरी का नाम था, तो गोया वो गिफ्ट्स इसके लिए थे। मगर सरी ने इसे दिए नहीं थे। क्यों? इन पैकेट्स के साथ एक डायरी भी रखी थी। आज़ान ने वो पैकेट्स छोड़कर वो डायरी उठा ली। सरी पहले कभी कभार डायरी लिखती थी, ये बात इसे मालूम थी, लेकिन आज़ान ने इसे शादी के बाद कभी डायरी लिखते नहीं देखा था। मगर वो ये डायरी देखना चाहता था। इसने डायरी खोली थी, जिसके पहले सफ़े पर सरवा महमूद लिखा था और फिर इसके साथ ही ज़रा फासले पर सरवा आज़ान लिखा था और आज़ान सरवा से कदरे फासले पर लिखा था। गोया वो डायरी शादी से पहले की थी और बाद में सरी ने इस पे अपने नाम के साथ आज़ान का नाम लिखा था। थी तो ये गैर अखलाकी हरकत कि आप किसी की भी पर्सनल चीज़ को इस तरह बिना इजाज़त के देखें, ख्वाह वो आपकी बीवी ही क्यों ना हो। मगर फिर आज़ान ने यह हरकत की थी और जैसे जैसे वह डायरी पढ़ता जा रहा था, इसे हैरत के साथ साथ खुशी भी हो रही थी। इस डायरी में छोटी छोटी कई बातें तहरीर थी, लेकिन ख़ास और इसमें जिसका सबसे ज़्यादा जिक्र था वो ख़ुद आज़ान का था। मैं बहुत खुश हूँ आज। फूफो की बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा लग रहा है जैसे यह ख्वाहिश बरसों से मेरे दिल में दबी थी। जरी के अल्फाज थे, ये इसने लिखे थे, अपने दिल की ख्वाहिश का इजहार किया था। इस डायरी में जरी के लफ्ज़ों में सिर्फ आसान ही आसान था, बिलाल तो कहीं नहीं था। तो क्या जरी शुरू से ही मुझसे? आज़ान की आंखों में जैसे खुशी उतर आई थी। इसके दिल में सरी के लिए मोहब्बत कई गुना बढ़ गई थी। इसमें आज़ान के सर्द रवैये का भी कई जगह जिक्र था। मुइज़ की वर्दा के लिए बेचैनी देखकर आज़ान के सर्द रवैये का इसे शिद्दत से एहसास होता था। आज़ान को यह सब पढ़ते हुए बहुत बुरा महसूस हो रहा था। वह इन दिनों खुद में इस कदर उलझा हुआ था कि वो किसी और के बारे में सोच ही नहीं पा रहा था। सरी के क्या एहसास हैं, क्या जज्बात हैं, वो कभी समझ ही नहीं पाया था और शायद इस वक्त वो समझना चाहता भी नहीं था। वर्दा की मेहंदी वाले दिन सब ने मेरी इतनी तारीफ़ की थी, मगर जिसकी तारीफ़ की मैं मुंतज़िर थी, इसने तारीफ़ करना तो दूर मेरी तरफ देखा भी नहीं था। जाने क्या मुझे ऐसा महसूस होता है जैसा मैं इनके लिए महसूस करती हूँ वैसा वो नहीं करते। वो खुश नहीं है, कतई नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जब वो खुश होते हैं तो इनकी आंखें भी मुस्कुराने लगती हैं। मैं खुश हूँ ज़री, बेहद खुश हूँ। मैं भी तुमसे इतनी ही मोहब्बत करता हूँ जितनी तुम करती हो। बिल्कुल वैसा ही तुम्हारे लिए महसूस करता हूँ जैसा कि तुम महसूस करती हो। और इस बार आज़ान ने सब कुछ बिल्कुल सच कह रहा था। और जब इस दिन वो लड़खड़ा कर गिरने को थी तो बिलाल ने इसे बढ़कर थामा था और इसे क्या कहा था ये भी लिखा था सरी ने। उन्होंने मुझे कहा, ख्याल से बहना, 1 हफ्ते बाद तुम्हारी भी शादी है। मौज वौज आ गई तो हम आज़ान को क्या जवाब देंगे? इसलिए सरी मुस्कुराई थी और मैं इस कदर शाकी हो रहा था इस वक्त कि मैंने सोचा कि वो बिलाल की किसी प्यार भरी सरगोशी पर मुस्कुराई है। अगर कभी बिलाल के दिल में ऐसी कोई बात थी भी तो ये तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। मेरे दिल में भी तो सजल के लिए मोहब्बत ना सही पसंदीदगी तो थी ही, और फिर सरी के दिल में तो कभी कुछ ऐसा था ही नहीं और ना ही शादी के बाद बिलाल के अंदाज में ऐसी कोई बात देखी। अगर अब भी ऐसी कोई बात होती तो बिलाल सना के लिए इतनी खुशी से कभी हाँ ना करता।
इस रात इसने जो 2 साए महमूद मामू के घर की पिछली तरफ देखे थे, जिन्हें वो जरी और बिलाल समझा था और दिल में हज़ारों शकूक पाल लिए थे, वो जरी और बिलाल नहीं बल्कि मुइज़ और वर्दा थे। मुइज़ भाई वर्दा को मायों के जोड़े में देखना चाहते थे। इनका निकाह तो हो चुका था, फिर भी इतने सारे मेहमानों के बीच और सब घर वालों की मौजूदगी में ऐसा मुमकिन नहीं था। मुइज़ भाई ने नायाब आपी की इतनी मिन्नतें की थीं और तब कहीं जाकर नायाब आपी मानी थी। और फिर जब तक वो दोनों बाहर बैठे थे, नायाब आपी अंदर खड़ी रही थी कि कोई आ ना जाए, क्योंकि वर्दा बहुत डरी हुई थी और वो जाना भी नहीं चाहती थी। लेकिन मुइज़ भाई की ज़िद के आगे इसने हार मान ली थी। तभी मेरे दिल में भी ये ख्वाहिश उभरी थी कि क्या आसान का दिल नहीं चाहता मुझसे मिलने को, इन खूबसूरत लम्हों को एंजॉय करने को। मैं कितनी ही देर चुपके चुपके रोती रही थी। मेरे दिल को बहुत तकलीफ़ हो रही थी। ये अल्फाज आज़ान के दिल को बहुत तकलीफ़ पहुंचा गए थे। वह इन दिनों सरी से बात तो करना चाहता था, मगर सिर्फ इसलिए कि वह शादी से इनकार कर दे। इस तरह बात नहीं करना चाहता था जिस तरह सरी चाहती थी। वाकई इसने तो इन खूबसूरत लम्हों को ज़ाया कर दिया था। वो तो एक लम्हा, एक पल भी इंजॉय नहीं कर पाया था। इसने कई जगह सजल का भी जिक्र किया था। इसे सजल को आज़ान के साथ देखकर कितना बुरा लगता था। आज़ान को सजल से फ़ोन पर बात करता देखकर इसे कैसा लगता था, ये भी तो लिखा था इसने। वो आज़ान की बेरुखी पर किस कदर दुखी हुई थी, ये सभी कुछ तो लिखा था इसने। इसे झील सैफुल मलक बहुत पसंद थी। इसे आज़ान के साथ वहाँ जाने का शौक़ था। इसे वहाँ उतरती परियों को आज़ान के संग देखना था। जरी को ये बहुत बुरा लगता था कि इसे आज़ान की ज़िंदगी में ज़बरदस्ती शामिल कर दिया गया है और वह इससे मोहब्बत नहीं करता, इसके साथ खुश नहीं है। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करने लगा हूँ सरी, तुम्हारी सोचों से भी कहीं ज़्यादा। मैंने कितने खूबसूरत लम्हों को अपने बेकार की ज़िद में आकर ज़ाया कर दिया है। मैंने इस लड़की का दिल दुखाया है जो शायद दुनिया में मुझे सबसे ज़्यादा चाहती है और बिना किसी सिले के चाहे जा रही है। मगर अब मेरी बारी है तुम्हें वो तमाम खुशियाँ देने की जिसकी तुम हकदार हो। मेरी माँ का फ़ैसला मेरे लिए बेहतरीन फ़ैसला है और आज मैं इसे पूरे दिल से तस्लीम करता हूँ। इतने दिनों में आज पहली बार आज़ान पूरे दिल से मुस्कुराया था। इसके लबों पर बहुत दिलकश मुस्कुराहट फैली थी, तमाम कसाफ़तों कदूरतों से पाक सच्ची मुस्कुराहट। इसके दिल से तमाम तर कसाफ़तें कदूरतें मिट चुकी थीं। अब एक नई भरपूर ज़िंदगी गुजारने को मुकम्मल तैयार था, जहाँ एक पुरखुलूस चाहने वाला हमसफ़र इसका मुंतज़िर था। नेक्स्ट सीन। आज़ान कब से तैयार होकर लॉन्च में इसके आने का इंतज़ार कर रहा था और बार बार घड़ी की तरफ भी देख रहा था। गुजरता वक्त इसे एहसास दिला रहा था कि अब इन्हें निकलना चाहिए, और जरी थी कि बाहर आने का नाम ही नहीं दे रही थी। वह अंदर चला आया, जहाँ वो मुकम्मल तैयार खड़ी शीशे में अपना जायज़ा ले रही थी। वहीं ब्लैक ड्रेस पहने वो बिल्कुल वैसी ही लग रही थी जैसा इसे सोचा था, या फिर इससे भी कहीं ज़्यादा हसीन। लेकिन फिर भी जाने क्यों वो अपनी तैयारी से मुतमईन नहीं लग रही थी। आज़ान बस बेखुद से इसे देखे ही जा रहा था। इससे दोनों कानों में अलग अलग डिज़ाइन की ईयरिंग पहन रखे थे और फैसला नहीं कर पा रही थी कि कौन से ज़्यादा सूट करे हैं। आज़ान मुस्कुराता हुआ इसकी तरफ बढ़ा आया। बहुत अच्छी लग रही हो, आप चलें, देर हो जाएगी। आज़ान ने इसके दाएं कान में पहना दूसरा ईयरिंग ड्रेसिंग टेबल से उठाकर देते हुए इसके अकब से सरगोशी की। सरी ने चौंक कर से देखा। प्लीज़, ये ज़्यादा सूट कर रहे हैं और मुझे अच्छे भी लग रहे हैं। आज़ान ने चंद लम्हे इंतज़ार के बाद खुद ही वो ईयरिंग इसके बाएं कान में पहना दिया था। सरी की तो सारी जान जैसे कान की लू में सिमट आई थी। फिर आज़ान ने खुद ही परफ्यूम भी उठाकर इस पर स्प्रे किया था। वो बस साकत सी खड़ी थी। पहलू में धड़कते दिल का शोर था और सामने वो दुश्मने जा। आप चलें? वैसे तुम तैयारी में बहुत देर लगाती हो सरी, ये मुझे आज पता चला है। इसका बैग उठाकर इसे पकड़ाते हुए वह अभी इसे ही देख रहा था। चलें? आज़ान ने इसका हाथ थाम लिया था। प्लीज़। वो जैसे नींद से जागी थी और एकदम से इससे हाथ छुड़ा लिया था, और फिर इससे पहले ही कमरे से बाहर भी निकल आई थी। जब दिल राज़ी ना हो तो ये दिखावे की मोहब्बत इसे नहीं चाहिए थी। आज़ान भी हैरान से इसके पीछे चला आया था। वो जितना इसके करीब जाने की कोशिश कर रहा था, इसे लग रहा था कि इनमें फ़ासला और भी बढ़ रहा है, अव्वल रोज़ से भी कहीं ज़्यादा। नेक्स्ट सीन। वो दोनों जब दादू के यहाँ पहुँचे तो पूरे घर में सन्नाटा छाया हुआ था, जैसे घर में कोई ना हो। बस मुलाज़मीन थे जो इधर उधर आ जा रहे थे। आज़ान ने किसी से भी पूछने की ज़रूरत महसूस नहीं की थी। वो सीधा दादू के कमरे की तरफ आ गया। जरी यहाँ पहली दफ़ा आई थी। इसने आज़ान के बाबा का घर पहली दफ़ा देखा था। शायद बचपन में कभी देखा हो, मगर इसे याद न था। वो आज़ान की हमराही में दादू के कमरे में आ गई, जहाँ वो बिस्तर पर नीम तराश निगाहें दरवाज़े पर ही जमाई हुई थी, जैसे इन दोनों का ही इंतज़ार कर रही थी। दादू इन दोनों को देखकर बेइंतहा खुश हुई। कितनी ही देर तक जरी को खुद से लिपटाए दुआएं देती रही। आज़ान को कितनी ही दफ़ा प्यार किया, देर तक सीने से लगाए रखा। जरी को दादो अपनी दादों से यकसर मुख्तलिफ लगी थी। इनके हर अंदाज से मोहब्बत झलक रही थी।
और इसकी दादों ने कभी ज़िंदगी में इन्हें दिल से प्यार भी नहीं किया था। हाँ, जब इन्हें अपनी ज़्यादती का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आप कैसी हैं दादो? आपकी तबीयत ठीक है ना? आज़ान इनके साथ बेड पर इनके गिर्द बाजू फैलाए बैठा था, जबकि जरी इनके सामने ही बेड पर बैठी थी। ठीक हूँ बेटा, बुढ़ापा है तो तबीयत ऊपर नीचे होती रहती है, वरना अल्लाह का बड़ा करम है। और अब तुम आ गए हो ना, तो फिर से जी उठी हूँ। उन्होंने फिर से आज़ान की पेशानी चूम ली। मुलाजमा चाय लेकर आई थी। ये मुलाजमा ख़ास तौर पर दादू की देखभाल के लिए छोटे चचा ने रखी थी। वो फिर भी कुछ बेहतर तबीयत के थे, दादू का ज़्यादा नहीं मगर फिर भी ख्याल रखते थे। आप जाएं, मैं बना लूँगी। सरी ने मुलाजमा के हाथ से ट्रे ले ली थी। अरे बेटा तुम छोड़ो, रसिया बना देगी। दादू ने इसे टोका। कोई बात नहीं दादो, मैं बना दूँगी। सरी मुस्कुराकर चाय बनाने लगी। बनाने दीजिए दादो, सरी चाय बहुत अच्छी बनाती है। आज़ान ने मुस्कुराकर दादो को बताया। सरी ने एक नज़र इसे देखा और फिर से चाय बनाने लगी। मुलाजमा अभी तक वहीं खड़ी थी। तुम जाओ रसिया, कोई काम होगा तो मैं बुला लूँगी। दादो ने इसे इशारा किया। वो जाने लगी तो आज़ान ने बिना गिने कितने ही नोट वॉलेट से निकाल कर इसे थमा दिए थे। आज़ान जब भी आता था ऐसे ही इसकी मदद कर दिया करता था और इसे ख़ास ताकीद करता था कि वो दादो का ख़ास ख्याल रखे। अल्लाह आपको खुश रखे साहब, लंबी हयाती अता करे, खुशियाँ दे, अल्लाह जोड़ी सलामत रखे। और दुआएं देती चली गई। दादो ने तो आमीन कहा ही था, लेकिन आज़ान की लबों की मध्यम आमीन भी सरी की समातों से टकराई थी। वो समझ नहीं पाई थी कि आज़ान ने किस बात पे कहा है। निगाहें मिलने पर वो मुस्कुरा दिया था। आज़ान, तेरी दुल्हन बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी, इसका ख्याल रखा कर। ऐसी मोहब्बत करने वाली बीवी अल्लाह ने तुझे दी है, हमेशा इसकी कदर करना, इससे मोहब्बत करना। दादो को सरी बहुत पसंद आई थी। आपको कैसे पता लगा दादो कि ये मुझसे बहुत मोहब्बत करती है? आज़ान के लबों पर मुस्कुराहट और आंखों में शरारत उतर आई थी। इसकी आंखों में साफ दिख रहा है, ऐसा रोशन चेहरा, साफ आँखें, कम ही लोग ऐसे होते हैं। मेरी ही नज़र ना लग जाए कहीं, अल्लाह दोनों को नजर बद से बचाए। दादो ने अपने हाथ में पहने हुए कड़े उतार कर सरी को पहना दिए थे। दादो प्लीज़, ये क्या कर रही हैं आप? अपने हाथों से क्यों उतार के दे रही हैं? सरी ने इन्हें ऐसा करने से रोका था। चुप, बड़ों के आगे नहीं बोलते, वो जो दें खुशी से ले लेते हैं। सरी ने मोहब्बत से सब चीज़ें संभाल ली। अच्छा हुआ आज घर पर कोई नहीं है, वरना मुझे तुम लोगों के साथ इतनी देर बैठने का मौका ही ना मिलता। कहाँ गए हैं दादो सब लोग, और आपको यूँ अकेला छोड़कर? जरी ने कुछ देर इंतज़ार किया कि शायद आज़ान पूछ ले, मगर वो चुप रहा तो जरी ने पूछ लिया था। सजल को रुखसत करने गए हैं सब। दादो ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, जैसे सोच रही हूँ कि इन्हें बताएं या ना बताएं। हाँ, निकाह तो इसने कब का किसी को बताए बगैर ही कर लिया था। यूँ ही तो उस आदमी ने इतनी सारी जायदाद इसके नाम नहीं कर दी थी, मगर किसी को पता ही नहीं चला था। फिर एक दिन उस आदमी के बीवी बच्चों ने घर पर आकर बहुत शोर मचाया तो सबको पता चल गया, मगर देर हो चुकी थी। वो तो कितने ही दिन उस आदमी के साथ गुजार के आई थी। फिर वो आदमी भी इसको तलाक देने पर राज़ी ना था। तलाक देता तो शायद सारी जायदाद से हाथ धोना पड़ते। यूँ आज सब इसे बाकायदा रुखसत करने गए हैं। मैं तो कहती हूँ अल्लाह ने मेरे आज़ान को इसके चंगुल से बचा लिया। तुम्हारी माँ को मैंने ही तुम्हारी जल्द शादी का मशवरा दिया था, और देखो तुम्हारी माँ ने कैसी हीरा लड़की तुम्हारे लिए ढूंढी है। मेरा तो दिल होलता रहता था जब वो तुम्हारे आसपास मंडलाती थी। कभी वैसे तो ऐसे मेरा हाल पूछने की भी फुर्सत नहीं मिलती थी, और जब तुम आते थे तो घड़ी भर को तुम्हें मेरे पास बैठने ही ना देती थी। मगर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि तुम्हारी जान छूटी। तुम्हारी माँ ने कौन सा इस घर में सुख देखे हैं जो ये लड़की तुम्हें देती। दादो की बात सुनकर आज़ान के माथे की रगें तन गई थी। इसकी आंखों में गुस्से की सुर्खी लहराई थी। इसे सजल से बेइंतहा घिन महसूस हो रही थी। हाँ, अलबत्ता सबरीना शायद ऊपर अपने कमरे में है। सजल की बड़ी बहन है सबरीना, तुम तो जानती नहीं होगी इसे। इसके शौहर ने जाने क्यों किस वजह से तलाक देकर दूसरी शादी कर ली है। वो ज़्यादातर अपने कमरे में ही रहती है। इसे कहते हैं मुकफ़ात अमल। दादो ने जरी को बताया, जिसकी नज़रें आज़ान पर थीं। गुस्से से इसकी आंखें सुर्ख हुई थी या दुख से, सरी समझ नहीं पाई। आज़ान ने बात बदल दी थी। इसे अब सजल से या फिर इस घर के किसी भी और फर्द से कोई सरोकार नहीं था, मगर दादो की बातों ने मामा की बातों पर मोहर लगाती थी। काफ़ी देर दादो के पास बैठने के बाद वो दोनों वहाँ से उठ आए थे। नेक्स्ट सीन। एक बात पूछूं आपसे? खामोश गाड़ी ड्राइव करते आज़ान को सरी ने मुखातिब किया। दादो के घर से निकलने से लेकर अब तक वो मुसलसल खामोश था, और इसकी यही खामोशी सरी को कई बातें कह रही थी। हाँ बिल्कुल पूछो, इजाज़त लेने की क्या ज़रूरत है? आज़ान ने गियर बदलते हुए कहा। इसका मूड बिल्कुल नॉर्मल नज़र आ रहा था। आपको सजल की शादी का सुनकर दुख हुआ? क्यों? मुझे क्यों दुख होगा?
उससे जरी से इस अहमकाना सवाल की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि आप उसे पसंद करते थे या फिर मोहब्बत थी आपको उससे। जरी ने बहुत गौर से इसे देखा, शायद इसकी तासुरात देखना चाह रही थी कि अगर वो झूठ भी बोले तो पता चल जाए। हाँ, बहुत दुख हुआ। पता है, मैं तो आज ये सोच कर गया था कि सचल से मिलकर मुस्तकबिल की प्लानिंग करूँगा, शादी की डेट भी फिक्स करूँगा, मगर अफसोस सचल ने जल्दबाजी की। काश वो थोड़ा इंतज़ार कर लेती। आज़ान ने कहते हुए कुनखियों से जरी को देखा। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था जैसा जरी समझ रही थी। ऐसे दादू की बात सुनकर दुख हुआ था, मगर इस बात पर नहीं कि वो सजल को पसंद करता था और इसकी इससे शादी ना हो सकी। ये बात तो अब इसके दिल में दूर दूर तक कहीं थी ही नहीं, बल्कि इस बात पर हुआ था कि वो किस कदर खुदपसंद और लालची लड़की है कि इसने एक बसे बसाए घर को बर्बाद कर दिया और दूसरी तरफ इससे भी वैसे ही बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही थी। देर इसने नहीं, आपने कर दी। अगर आपको उससे इतनी ही मोहब्बत थी तो आपको बहुत पहले उससे शादी कर लेनी चाहिए थी, ताकि ये दिन ना देखना पड़ता। सरे के दिल को तकलीफ़ हुई थी, मगर फिर भी वो जब्त कर गई। वो कभी इसका नहीं हो सकता, ये इसने जान लिया था। इसी पल सिग्नल पर गाड़ी रुकी थी। साहब, गजरे ले लो साहब, बिल्कुल ताज़ा हैं। एक 12-13 साल के बच्चे ने गाड़ी का शीशा बजाया था। आज़ान ने सरे की तरफ देखा ताकि इससे पूछ सके कि इसे गजरे चाहिए या नहीं, मगर वो इसकी तरफ मुतवज्जा नहीं थी। लड़का मुसलसल शीशा बजा रहा था। आज़ान ने शीशा नीचे कर लिया था। साहब, बिल्कुल ताज़ा गजरे हैं, बीबी जी के लिए ले लो ना साहब। इस बच्चे ने खुद ही 2 गुलाब और मोती के फूलों से बने गजरे स्टिक से उतार कर इसे पकड़ा दिए थे। आज़ान ने इसे पैसे दिए और वापस शीशा चढ़ा दिया। सरी अब इसकी तरफ ही देख रही थी, लेकिन इसने गजरे लेने को हाथ नहीं बढ़ाया था। इसी पर सिग्नल खुला तो आज़ान ने गजरे डिशबोर्ड पर डाल दिए और गाड़ी आगे बढ़ा दी। सरी की आंखें झिलमिलाने लगीं। पहले तो इसकी बात ही दिल को इस कदर दुखी कर गई थी, और अब ये गजरे पहनाना तो दूर, क्या हो जाता अगर हाथ में दे देते। क्या हुआ सरी, तुम ठीक हो? इसी पल आज़ान की निगाह पास बैठी सरी पर पड़ी थी। दरमियान में इतना फासला तो ना था, मगर फिर भी बहुत फासला था। सरी, तुम रो रही हो, क्या हुआ है? सरी के जवाब न देने पर वो बेचैन हुआ था। मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है, आप घर चलें। इससे पहले कि वो गाड़ी रोकता, सरी ने कह दिया था। वो रोना नहीं चाहती थी, मगर फिर भी चंद आंसू इसकी गोद में रखे हाथों पर गिरे थे। सरी प्लीज़ मुझे बताओ, क्या हुआ है? तुम्हारी तबीयत ठीक है? मेरी कोई बात बुरी लगी है तो आई एम सॉरी, वेरी सॉरी, प्लीज़ बताओ मुझे। मुसीबत ये थी कि वो मेन रोड पर था और अब गाड़ी रोक भी नहीं सकता था। मेरा दिल कर रहा था कि इसके आंसू पोरों पर चुन ले। वो अजहद बेचैनी महसूस कर रहा था और सरी थी कि कुछ बता ही नहीं रही थी। मैंने कहा ना, मैं ठीक हूँ और आपको मेरी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्यों मुझसे मुआफ़ी मांग रहे हैं? किस बात की मुआफ़ी मांग रहे हैं? माफ़ी तो मुझे आपसे मांगनी चाहिए कि मेरी वजह से आपकी ज़िंदगी ख़राब हो गई, आपकी मोहब्बत आपको ना मिल सकी। खुदा की कसम, अगर मुझे पता होता कि आप इस शादी से खुश नहीं हैं तो कभी भी इस शादी के लिए हाँ ना करती। मैं तो बस बरों की मर्ज़ी पर अपने दिल की रज़ा से सर झुका दिया था। मैं नहीं चाहती थी कि हमेशा की तरह यहाँ भी मैं अनचाही ही रहूँगी, जैसे हमेशा रही हूँ। वह अपना ज़ब्त खो चुकी थी। आंसू कतार दर कतार इसकी आंखों से गिर रहे थे। तकलीफ़ हद से ज़्यादा थी। क्या हो गया सरी, मैं तो मजाक। बस कर दें प्लीज़, बस कर दें, मत बहलाएं मुझे। बच्ची नहीं हूँ मैं, सब जानती हूँ, समझती हूँ। सरी ने दरमियान से इसकी बात काट दी। ये दिखावा, ये बेकरारी, ये बेचैनी किस काम की जब दिल में कोई और हो और पहलू में किसी और को बिठा रखा हो। तुम मेरी बात भी सुनोगी या नहीं? मैं क्या कहना चाहता हूँ तुम वो भी तो सुनो ना। आज़ान ने गाड़ी साइड पर रोक दी थी और मुकम्मल तौर पर इसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। क्या सुनूं मैं? बहुत बुरे लगते हैं मुझे ऐसे लोग जो दिल में किसी और को लिए फिरते हैं और शादी किसी और से करते हैं। मैं हमेशा सोचती थी कि मेरा हमसफ़र एक ऐसा इंसान होगा जिसके दिल में भी मैं और घर में भी हर तरफ मैं होंगी, मगर मेरी ये ख्वाहिश पूरी ना हो सकी और मुझे एक ऐसे इंसान की रफ़ाकत मिली जो मेरा मन चाहा है, मगर मैं इस पर किसी नापसंदीदा चीज़ की तरह मुसल्लत कर दी गई हूँ और यह मुसल्लत कर देने की तकलीफ़ बहुत अज़ियत देती है। आप जिससे मोहब्बत करते हैं, दिलो जान से अजीज़ रखते हैं, वो आपको देखना भी पसंद ना करे तो क्या तकलीफ़ नहीं होगी? मैंने हमेशा ये तकलीफ़ सही है। अपने माँ बाप की ज़िंदगी में चौथी बेटी बनकर आई, ये भी मेरा कसूर था। मेरा भाई मेरे साथ पैदा हुआ मगर जी ना सका, ये भी मेरा कसूर था। मेरे माँ बाप की हाँ मेरे बाद कोई और औलाद ना हुई, ये भी मेरा कसूर था। आपकी ज़िंदगी में ज़बरदस्ती शामिल कर दी गई, ये भी मेरा कसूर था। तो अब और क्या सुनूं? कब तक बर्दाश्त करूं? न जाने क्यों वह इस कदर जज्बाती हो रही थी। इससे दोनों हथेलियों से आंसू पोंछे थे। वो कुछ भी सुनने समझने को तैयार नहीं थी। अभी कुछ देर पहले तक वो बिल्कुल ठीक थी। न जाने से क्या बात बुरी लगी थी।
आसान समझ नहीं पाया था, तो क्या औरत के कोई जज्बात नहीं होते, कोई एहसास नहीं होते? जब चाहा इसे पास बुला लिया, मोहब्बत कर ली, और जब चाहा इसे किसी बेकार चीज़ की तरह परे फेंक दिया। सरी प्लीज़, तुम एक बार मेरी बात सुनो। मेरा वो मतलब नहीं था कहने का जो तुम समझ रही हो। मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था, तुम गलत समझ रही हो। आजान को समझ नहीं आ रहा था कि वह इसे कैसे समझाए। आजान से इसकी तकलीफ़ देखी नहीं जा रही थी। मैं इस वक्त कुछ सुनना नहीं चाहती, मुझे बस घर जाना है। सरी ने गहरी सांस लेकर खुद को कंपोज किया, सख्त लहजे में कहकर रुख मोड़ लिया था। सरी एक बार। आजान ने गोद में धरे इसके हाथ पर अपना हाथ रखना चाहा था। सरी ने एक झटके से अपने हाथों को परे किया था। आजान सुन सा बैठा रह गया था। इस कदर बदगुमानी, ये तो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। इन दोनों में फासला घटने की बजाय बढ़ता ही जा रहा था, मगर जितने दूर थे इतने ही पास भी थे। वो रुख मोड़े बैठी थी, अब रो नहीं रही थी, मगर कुछ तो ऐसा था इसके अंदाज में कि आजान ने इसे दोबारा मुखातिब नहीं किया था। गाड़ी लाकर सीधी घर के पोर्च में रोकती थी। जैसे ही गाड़ी रुकी, सरी इससे पहले ही उतरकर अंदर चली गई थी। इसके वो सारे गिफ्ट्स भी गाड़ी की पिछली सीट पर धरे थे जो दादू ने इसे दिए थे, और वो गजरे भी डिशबोर्ड पर पड़े थे। आजान कितने ही लम्हे गाड़ी में बैठा रहा था। सरी की नाराज़गी अपनी जगह दुरुस्त थी, लेकिन कम से कम वो आजान की बात तो सुने, इसे कुछ कहने का मौका तो दे। लेकिन वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। वो यही सोच रहा था। नेक्स्ट सीन। ताईजान ने सना के लिए बिलाल का रिश्ता कबूल कर लिया था। घर में सभी बेइंतहा खुश थे, क्योंकि किसी को भी इस बात की उम्मीद नहीं थी कि ताईजान मान जाएंगी। लेकिन ताईजान ने शायद जान लिया था कि इनकी बेटी की खुशियाँ बिलाल से जुड़ी हैं, और शायद इससे पहले ठुकराए गए रिश्तों का सबब भी बिलाल की ही ज़ात है। क्योंकि अब सना की आंखों में सच्ची खुशी इन्हें वाज़े नजर आई थी। दोनों की बात तय करके शादी की तारीख 1 माह बाद की तय कर दी गई थी। घर में शादी की तैयारियां ज़ोरों पर थीं। बाज़ारों के चक्कर लग रहे थे, कार्ड सेलेक्ट हो रहे थे, मेहमानों की लिस्ट बन रही थी। गर्ल्स सभी मसरूफ़ थे। ऐसे में एक दिन बाथरूम में फिसलने से ताईजान की पैर में मोच आ गई। चोट घोर की ज़्यादा नहीं थी, सिर्फ मोच ही आई थी। फिर भी डॉक्टर ने इन्हें 10 दिन का बेड रेस्ट बताया था, और ऐसे में जब शादी में बस कुछ ही दिन रह गए थे, वो किस तरह बेड रेस्ट कर सकती थी, जबकि घर में कोई और सारी तैयारियां देखने वाला था भी नहीं। बड़ी बहू आ तो गई थी, मगर इस बार भी उन्होंने ससुराल में ठहरने के बजाय मेके में ठहरने को ही तरजीह दी थी, और अहमर को भी वहीं रोक लिया था। वर्दा की हालत ऐसी नहीं थी कि वो ज़्यादा भागदौड़ कर सकती, और ऐसे में ताईजान का परेशान होना लाजमी था। लेकिन फिर सरी ने इन्हें तसल्ली दी थी। ताईजान, आप क्यों परेशान होती हैं? हम सब हैं ना, सब संभाल लेंगे। मैं हूँ, नायाब आपी हैं, रुबाब आपी भी आ जाती हैं, और वर्दा भी जितना हो सकता है हेल्प करवा देती है। मामा पोपो हैं, हम सब कर लेंगे। आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें, जो करना है मुझे बताएं। आप आराम करें ताकि शादी के दिन तक मुकम्मल ठीक हो जाएं। ताईजान की आंखों में मारे तशक्कुर के आंसू आ गए। जिन लोगों को हमेशा गलत समझती रही थी, मुश्किल वक्त में इन लोगों ने ही इन्हें हमेशा संभाला था। नेक्स्ट सीन। जरिया आजकल मुकम्मल घनचक्कर से बनी हुई थी। नायबा चची का तो कोई काम इसके बगैर होता ही नहीं था। अब तो ताईजान ने भी मुकम्मल जिम्मेदारी इसके ऊपर डाल दी थी। सना का कोई काम इसके बगैर मुकम्मल नहीं होता था। ऐसे में आसान को इससे बात करने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिल रहा था, या शायद वो मौका देना भी नहीं चाह रही थी। जरी का बर्थडे आ रहा था, और वह इससे पहले हर हाल में इसे मना लेना चाहता था। इसकी तमाम नाराज़गी दूर करना चाहता था। इसे बताना चाहता था कि जैसा वो समझ रही है वैसा नहीं है। इसके दिल में अव्वल दिन से ही इसका बसेरा है, और वह इस बात को समझ नहीं पाया था। इस वक्त भी वह अपने कंप्यूटर पर ऑफिस का कुछ काम करता यही बातें सोच रहा था। जरी अभी तक कमरे में नहीं आई थी। वो कंप्यूटर शट डाउन करके अपने बेडरूम में आ गया, जहाँ जरी बेड पर नीमदराज सी शायद इसका इंतज़ार करते करते सो गई थी कि आजान कमरे से बाहर आए तो वो वहाँ जाकर सो सके। वो बहुत थक गई थी शायद, वरना इस तरह कभी भी इसके बेड पर नहीं सोती थी। शादी की रात के बाद ये दूसरा मौका था जब वो बेड पर सो रही थी। आजान कितने ही लम्हे वहाँ खड़ा खामोशी से इसे देखता रहा था। लाइट ग्रीन कलर के सूट में वो इसे बहुत कमज़ोर सी लगी थी। इसकी पेशानी का तिल आज भी बिल्कुल वैसे ही चमक रहा था जैसे हमेशा चमकता था। आजान को अपना दिल खींचता महसूस हुआ। उसके कदम इसकी तरफ बढ़ाए। वो इसके बिल्कुल पास आकर खड़ा हो गया। जाने कितने ही पल यूं ही बीत गए थे। वो पता नहीं वाकई इतनी गहरी नींद सो रही थी या यूं ही आंखें बंद की लेटी थी। आजान समझ नहीं सका। मार्च शुरू हो चुका था। सर्दी की शिद्दत में काफ़ी हद तक कमी आ चुकी थी, मगर रातें अब भी सर्द थीं, और इस वक्त भी कमरे की खुली खिड़की की वजह से कमरे में ठंडी हवा के झोंके झूम झूम के आ रहे थे, जिसके सबब कमरे में खासी ठंडक थी। आशा ने झुककर कंबल इस पर डाल दिया। बालों की एक लट इसके चेहरे पर दराई थी। आजान का दिल चाहा इसे अपने हाथों से संवार दे।
जाने ये इसकी गुर्बत का एहसास था या फिर इसकी गर्म सांसें जरी के चेहरे से टकराई थीं। इसने आंखें खोल दी और आजान को अपने करीब पाया था। लेटी रहो, मत उठो प्लीज़, बहुत थकी हुई लग रही हो। आजान ने इसे कंधों से थामकर उठने से रोका था। नहीं, मैं ठीक हूँ, बस इंतज़ार कर रही थी कि आप अपना काम ख़त्म करके आ जाएं तो जाकर सो जाऊँ। जाने कैसे आँख लग गई। वो शर्मिंदा सी थी। उस रात इसने आजान से बहुत बदतमीज़ी की थी। इस बात का सरी को शिद्दत से एहसास था। वह इस तरह से कभी भी किसी से भी बात नहीं करती थी और ख़ासकर आजान से तो कभी नहीं। मगर इस दिन पता नहीं क्या हो गया था इसे, वो समझ नहीं पाई थी। कोई बात नहीं, तुम यहीं सो जाओ। आजान को बहुत बुरा लग रहा था कि वो आराम से इतनी सर्दी के दिनों में बेड पर यहाँ सोता रहा और वो वहाँ बेआरामी से कैसे सोती होगी। हालांकि अच्छी तरह जानता था कि सरी कभी बेआरामी से नहीं सो सकती। इसे कभी अपने बिस्तर के बगैर नींद नहीं आती। आपको प्रॉब्लम होगी, मैं वहीं ठीक हूँ। वो फिर से उठने लगी। नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मुझे प्रॉब्लम इस वक्त होगी अगर तुम वहाँ जाकर बेआरामी से सोगी। मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ, प्लीज़ मुझे और शर्मिंदा मत करो। मुझे इतना बुरा लग रहा है कि मैं यहाँ आराम से सोता रहा और तुम कैसे वहाँ इतनी बेआराम। आई एम रियली सॉरी सरी, मुझे कभी ख्याल ही नहीं आया। मोहब्बत का एहसास जागा तो तमाम एहसास ही जाग उठे थे। तुम सो जाओ प्लीज़। हाँ, अगर तुम्हें कंफर्टेबल ना लगे तो मैं वहाँ सो जाऊँगा। तुम यहाँ आराम से सो जाओ। नहीं प्लीज़, आप भी सो जाए यहीं। आप वहाँ सोएंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इसके उठते कदमों को सरी की आवाज़ ने रोक लिया था। जब इसे खुद ही एहसास था तो वो इसे मज़ीद क्या कहती। पिछले कई दिनों से आसान बिल्कुल पहले जैसा ही हो गया था। बिल्कुल वैसे ही इसका ख्याल रखने लगा था जैसे हमेशा रखता था, बल्कि अब तो इसका साया बन गया था। सरी को लग रहा था कि वो बदल रहा है या बदलने लगा है। वो सरी के कहने पर इस बात में सर हिलाकर बेड की दूसरी साइड पर आ बैठा। जरी अभी तक बैठी हुई थी, गोया सोच रही थी कि यहाँ सो जाए या उठ कर जाए। आसान ने इस लम्हे दिल से दुआ की थी कि वो उठ कर ना जाए। वो खामोशी से अपनी तरफ का लैंप ऑफ करके सोने के लिए लेट गया। दूसरा कंबल खोल कर सीने तक तान लिया था। वो करवट के बल लेटा था और जरी की तरफ इसकी पुश्त थी। जाने कितने लम्हे ऐसे बीते थे, वो अभी भी जाग रहा था। इसे अपने करीब आहट से महसूस हुई। इसने ज़रा सी गर्दन मोड़ कर देखा। वो करवट के बल सर तक कंबल ताने लेटी थी और एक तकिया इन दोनों के बीच रखा था, तो गोया वो आहट तकिया रखने की थी। आजान के लबों पर मुस्कुराहट उमड़ आई थी। वो उठकर नहीं गई थी। आजान के लिए ये खुशाइन बात थी। वो सच में इससे मोहब्बत करने लगा था, इस रिश्ते को दिल से मानने लगा था। वो सारी रात सरी ने इसी करवट पर लेटे लेटे ही गुजार दी थी। नेक्स्ट सीन। आजान ने सरी के बर्थडे के लिए एक सरप्राइज डिनर प्लान किया था, मगर इसे अपना प्लान इस वक्त ड्रॉप करना पड़ा जब इसे पता चला कि इसे 12 तारीख को एक मीटिंग अटेंड करने इस्लामाबाद जाना होगा। तो वो दिल महसूस कर रह गया। तेरा दिमाग ख़राब है? मेरी शादी में इतने कम दिन रह गए हैं और तुझे सेठ सपाटे सूझ रहे हैं? इतने सारे काम करने हैं, कोई ज़रूरत नहीं है कहीं भी जाने की। बिलाल ने सुनते ही इसे लताड़ा था। वो सब इस वक्त नायबा चची की तरफ जमा थे जब आसान ने इन्हें बताया कि कल वो 2 दिन के लिए इस्लामाबाद जा रहा है। यार मुझे एहसास है, मगर मैं घूमने नहीं जा रहा। एक बहुत ज़रूरी मीटिंग है जिसे पहले मेरे कलीग ने अटेंड करना थी, मगर इनके घर में कोई इमरजेंसी हो गई है, सो अब इनकी जगह मुझे जाना पड़ रहा है। मैं खुद बिल्कुल नहीं जाना चाह रहा था। आजान ने बिलाल को बताया। इसे खुद बहुत बुरा लग रहा था। इसके सारे प्लान का सत्यानाश हो गया था, मगर वो क्या कर सकता था, जाना तो था। तो तुम भी कह दो ना कि तुम नहीं आ सकते, तुम्हारे घर में भी काम है। सरी तुम ही समझाओ ना यार इसे। बिलाल ने पास बैठी सरी को पुकारा। मैं क्या समझाऊँ? सरी लापरवाही से कहकर फिर से नायबा चची की तरफ मुतवज्जा हो गई। तुम मना करोगी तो ये नहीं जाएगा ना। तुम्हारा हक बनता है इसे रोकने का और इसका फ़र्ज़ है तुम्हारी बात मानने का। मुइज़ ने भी फ़ौरन ही बिलाल की हमनवाई की थी। मुझे ज़बरदस्ती के हक जताने का कोई शौक़ नहीं है। वहाँ से उठते हुए सरी की सरगोशी इतनी मध्यम हरगिज़ नहीं थी कि आजान सुन ना पाता। आजान के लबों पर मध्यम से मुस्कुराहट बिखर गई। बिलाल क्या हो गया बेटा? ज़रूरी काम है तो जाना तो पड़ेगा ना, 2 दिन की तो बात है। मत टोको बार बार, खैर से जाए खैर से लौटे। नायबा चची के टोकने पर फिर बिलाल ने इसे कुछ नहीं कहा था। फिर जाते समय वो भुप्पो के कहने पर इसे गाड़ी तक छोड़ने आई थी। आसान बिल्कुल इसके सामने आ खड़ा हुआ। मैंने अपनी ज़ात के तमाम हुकूक बखुशी तुम्हारे नाम कर दिए हैं, अपने दिल की तमाम रजामंदी के साथ, हमेशा के लिए। दोबारा ऐसी बात ना करना, दिल को तकलीफ़ होती है। इतनी बदगुमानी भी अच्छी नहीं होती। और हाँ, अपना बहुत ख्याल रखना। मैं देख रहा हूँ कि काम में लगकर और कुछ मुझसे नाराज़गी के सबब गुस्से में आकर तुम अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रख रही हो, और ये अच्छी बात नहीं है सरी। तुम्हारे दिल में मेरे लिए जितनी भी शिकायतें हैं, जितने भी गिले शिकवे हैं, सब जमा कर लो, बहुत जल्द दूर कर दूँगा।
बस थोड़ा सा इंतज़ार। आज़ान ने सामने खड़ी सरी के हाथ थाम लिए थे। वो साकत ही तो हो गई थी, बस दिल के धड़कने की आवाज़ थी जो बहुत वासी थी। देर हो रही है, चलता हूँ, वरना दिल तो चाहता है कि सारी उम्र यहीं गुजार दूँ, मगर मजबूरी है, जाना है। फ़ोन करूँगा, अपना ख्याल रखना। पेशानी पर मोहब्बत का वो लम्स इसे दहका गया था। आज़ान गाड़ी में बैठकर जा चुका था और सरी कितने ही लम्हे वहाँ खड़ी रही थी, वजूद में जैसे रोशनी से भर गई थी। आँखों में और लबों पर सितारे से उतर आए थे। दिल अलग जश्न पर आमादा था, जिसके चारों कोनों में मोहब्बत रक्स कर रही थी। वो मेरा है, वो दिल से मेरा है, यह एहसास ही दिल नशीन था। शादी के बाद आज पहली बार इसे आसान के अंदाज में, लबो लहजे में, इसकी आंखों में खुशी नजर आई थी, दिल की आमादगी नजर आई थी। इसकी पेशानी का तिल मुस्कुरा रहा था कि इसे मोहब्बत बख्शी गई थी। वो अमर हो गया था। नेक्स्ट सीन। इन्हें सना का ब्राइडल ड्रेस खरीदना था, सो जरी सना और नैबा चची के साथ बाजार चली आई थी। अब 2 घंटे हो चुके थे और सना को कोई ड्रेस पसंद ही नहीं आ रहा था। कितनी ही दुकानें वो लोग देख चुकी थीं। सना और नैबा चची तो बिल्कुल फ्रेश थी, अलबत्ता जरी अब बेसार होने लगी थी, क्योंकि इसका बर्थडे था और इसका सारा ध्यान अपने सेलफोन में अटका था जो वो घर भूल आई थी। सब ने इसे रात को ही विश कर दिया था, लेकिन आज़ान की कॉल नहीं आई थी। इसे 1 दिन बाद वापस आना था और जरी को पूरा यकीन था कि वो इसका बर्थडे ज़रूर याद रखेगा और इसे फ़ोन भी करेगा, क्योंकि जाने से पहले इसने कहा था कि वो कॉल करेगा। लेकिन अब जल्दी जल्दी में वो अपना मोबाइल फ़ोन घर पर ही भुलाई थी और अब पता नहीं यहाँ और कितनी देर लगनी थी। सरी, कहाँ गुम हो यार? देखो ये कैसा लग रहा है। अपने ही ख्यालों में गुम सरी को सना ने मुखातिब किया था। सरी चौंक कर इसकी तरफ मुतवज्जा हुई थी, जो एक ब्राइडल ड्रेस का दुपट्टा खुद से लगाए खड़ी थी। हाँ, बहुत प्यारा लग रहा है, तुम पर सूट कर रहा है। सरी तमाम ख्यालों को झटक कर इसकी तरफ मुतवज्जा हुई थी। वाकई शॉकिंग पिंक कलर इसकी सभी रंगत पर खिल रहा था। नेक्स्ट सीन। आज़ान कब से इसकी सेल पर ट्राई कर रहा था, मगर इसका फ़ोन मुसलसल बंद मिल रहा था। वो रात को ही इसे फ़ोन करने वाला था, लेकिन फ़्लाइट लेट थी, सो इस वजह से वो होटल लेट पहुंचा। कुछ वो होटल भी एयरपोर्ट से काफ़ी दूर था, जहाँ इसके ठहरने का इंतज़ाम किया गया था। सो जब वो खाना वगैरह खाने के बाद कमरे में आया तो रात के 11 बज रहे थे, यानी 12 बजने में सिर्फ 1 घंटा बाकी था। वो बेड पर नीम दराज अपने लैपटॉप पर कल की मीटिंग की तैयारी करने लगा। 12 बजने में 20 मिनट थे जब इसने लैपटॉप बंद करके रखा और यूं ही ज़रा सुस्ताने को आंखें बंद की थीं कि चंद लम्हों में ही थकन इसके पलकों पर उतर आई और वो मिनटों में गाफिल हो गया था। रात के 3 बजे के करीब इसकी आंख खुली थी। घड़ी में टाइम देखकर से अफसोस ने घेर लिया। क्या था अगर वो 20 मिनट मज़ीद लैपटॉप ऑफ ना करता, काम करता रहता, तो नींद तो ना आती और फिर बाकी की सारी रात इसकी बेचैनी की नज़र हुई थी। वो सरी को बहुत मिस कर रहा था, इससे बात करना चाह रहा था, लेकिन रात इस कदर गहरी हो चुकी थी सो इसकी डिस्टर्बेंस के ख्याल से इसे कॉल नहीं की। इतने से दिनों में ही अपने बेड पर भले फासले पे ही सही, लेकिन इसको साथ देखने की आदत पड़ गई थी और आज इसे होटल का ये कमरा हद से ज़्यादा तारीक और तन्हा लग रहा था। अब सुबह से जब तक इसकी मीटिंग शुरू नहीं हुई थी वो वक्फे वक्फे से इसकी सेल पर ट्राई कर रहा था, मगर इसका फ़ोन मुसलसल बंद था। बिला आखिर आज़ान ने घर के नंबर पर कॉल की थी। मामा, सरी कहाँ है? कब से इसके सेल पर ट्राई कर रहा हूँ, मुसलसल स्विच ऑफ है। आज़ान ने थोड़ी देर मामा से बात करने के बाद पूछा था। मीटिंग ख़त्म होते ही इसने पहला काम इसे कॉल करने का किया था। बेटा, वो तो सना और नायबा भाभी के साथ बाजार गई है। सना को अपनी शादी का जोड़ा लेना था। सेल के शायद सिग्नल्स ना आ रहे हों। क्यों, खैरियत? फूफो को अच्छा लगा था इसका इस तरह सरी के लिए पूछना। कुछ दिनों से आज़ान को बदला बदला सा देख रही थी। वो बिल्कुल वैसे ही सरी से बात करने लगा था जैसे पहले करता था। इसकी आंखें बहुत कुछ अया करती थीं और पप्पो को ये बदलाव अच्छा लग रहा था। जी मामा, खैरियत है, बस कुछ बात करनी थी। ठीक है, मैं बाद में कॉल कर लूँगा। आज़ान को मायूसी हुई थी सुनकर, और सेल फ़ोन के बारे में वो जानता था कि सरी ऐसी ही लापरवाह है। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। आज़ान, कब आ रहे हो जानी? सब बहुत मिस कर रहे हैं तुम्हें। मुझे भी सब बहुत याद आ रहे हैं मामा। इंशाल्लाह कल तक आ जाऊँगा। आज़ान ने यकीन दहाने के साथ कुछ देर इधर उधर की बातों के बाद फ़ोन रख दिया था। नेक्स्ट सीन। अगले दिन शाम 7 बजे की फ़्लाइट से वो वापस आ गया था और वो इस कदर थका हुआ था कि चाय पीते ही थोड़ी देर आराम करने के लिए अपने कमरे में चला गया था। सरी का दिल चाहा कि इसके पीछे जाए, मगर दिल महसूस कर बैठी रही। वैसे पूछना चाहती थी कि कल इसने फ़ोन क्यों नहीं किया था। ऐसा पहली बार हुआ था कि आज़ान इसका बर्थडे भूल गया था और इसे विश भी नहीं किया था। कल जैसे तैसे वो शॉपिंग निपटा कर आई तो घर आते ही इसने सबसे पहले अपना फ़ोन तलाश किया था, जिसे अपने बेडरूम में ड्रेसिंग टेबल पर मिला था। इसे ऑन किया। हस्बे मामूल बैटरी डाउन थी। चार्ज पर लगाया, मगर कोई मैसेज नहीं था। वो कितनी ही देर इंतज़ार करती रही, कोई SMS, कोई कॉल नहीं आई।
वो गुस्से से सेल ऑफ करके एक दराज में रखाई थी। दिल में बदगुमानी फिर से उभर आई थी। सरी की अजीब हालत थी। वो सामने था तो इसे नज़रअंदाज करती थी, इससे बात नहीं करती थी, और जब वो दूर था तो दिल इसके साथ का तमन्ना ही था। इसकी आवाज़ सुनना चाहता था, इससे बात करने को मचल रहा था। वो काफ़ी देर वहाँ लॉन्च में बैठी रही थी। फूफो उठ कर गई तो वो दिल की आवाज़ पर लब्बैक कहती उठकर कमरे में चली आई थी। कमरे का दरवाज़ा खुलते ही इसके परफ्यूम की मखसूस खुशबू ने छू कर यह एहसास दिलाया था कि इसका मकीन लौट आया है। कमरे में हल्की हल्की रोशनी थी और वो बेड पर औंधे मुंह पड़ा बेतरतीब से लेटा था। सांसों का इरताश बता रहा था कि वो गहरी नींद में है। सरी धीरे धीरे कदम उठाती इसकी तरफ आई थी। कंबल का कोना ज़रा सा बेड के नीचे लटक रहा था। इसने झुककर ठीक से कंबल इस पर डाला। कंबल डालकर सीधी हुई तो निगाह जिस तरफ वो सोती थी इस तरफ की साइड टेबल पर पड़ी थी। वहाँ एक खूबसूरत रैपर में रैप हुआ गिफ्ट रखा था, जिसके ऊपर एक आध खिली गुलाब की कली रखी थी और कार्ड भी नजर आ रहा था। वो यकीनन इसका बर्थडे गिफ्ट था। और कमरे में आते हुए इसने सरी को मुबहम से इशारा भी किया था कमरे में आने के लिए, लेकिन शायद वो समझ नहीं पाई थी और वहीं बैठी रही। आज़ान कितनी ही देर इसका इंतज़ार करता रहा और जब वो काफ़ी देर नहीं आई तो इसकी आंख लग गई। आज़ान ने वो गिफ्ट साइड टेबल पर रख दिया था। तो गोया इसे मेरा बर्थडे याद था, और भला ऐसा कैसे हो सकता है कि वो मेरा बर्थडे भूल जाए। खूबसूरत मुस्कुराहट ने तेज़ी से इसके चेहरे का हिसार किया। थैंक यू आज़ान, थैंक यू सो मच। लेकिन मैं ये गिफ्ट ऐसे नहीं लूँगी। ये मैं तब लूँगी जब आप अपने हाथों से मुझे देंगे, तब मुझे ज़्यादा खुशी होगी। वो गिफ्ट उठाए बगैर कमरे से निकल आई थी। नेक्स्ट सीन। पूरा घर म्यूज़िक से गूंज रहा था। दुरानी हाउस रंगों खुशबू से महक रहा था। नायबा चाची और अहमद चाचू की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। बिलाल के वालिदैन, इसके बहन भाई कज़न्स सभी इस शादी में शिरकत के लिए आ चुके थे। पूरा घर मेहमानों से भरा हुआ था। सरी किचन में मेहमानों के लिए रात के खाने की तैयारी देख रही थी। साथ ही वहाँ मौजूद मामा से बातें भी हो रही थीं। तभी उमर ने इसे एक शॉपिंग बैग लाकर थमाया। कहाँ हो यार तुम? पूरे घर में ढूंढता फिर रहा हूँ तुम्हें, ये लो पकड़ो। उमर ने बैग इसे पकड़ाते हुए कहा था। क्या है ये? सरी ने बैग थामते हुए पूछा था और सरा की सरा इसमें झांका भी था। मुझे नहीं मालूम इसमें क्या है, आज़ान भाई ने दिया है तुम्हारे लिए, तुम खुद देख लो। उमर उजलत में अहमद चाचू की आवाज़ पर बाहर निकल गया। सरी बैग लिए किचन से बाहर आ गई। इसमें एक निहायत खूबसूरत ग्रीन कलर का ड्रेस था, लाइट ग्रीन सूट जिसके आस्तीनें रेड शेफून की चेसी प्रिंट की थी और वैसा ही रेड चेसी का दुपट्टा था। गले और कमीज़ के दामन पर खूबसूरत काम बना था। रेड सिल्वर खूबसूरत कॉम्बिनेशन की कढ़ाई में कहीं कहीं डार्क ग्रीन नगीनों का भी इस्तेमाल किया गया था। साथ ही मैचिंग ज्वेलरी भी थी और मैचिंग खुस्से भी। बिलाशुबा मेहंदी की तकरीब में पहनने के लिए ये एक आइडियल सूट था। सरी को वो जोड़ा बहुत पसंद आया था, लेकिन इसका पहनने का कोई इरादा नहीं था। वो बैग उठाकर इसे अलमारी में रख दिया। नेक्स्ट सीन। आज दुरानी हाउस के खूबसूरत लॉन में बिलाल और सना की मेहंदी का अहतमाम किया गया था। अभी तकरीब शुरू होने में टाइम था। नायबा चाची के पोर्शन की सीढ़ियाँ जो सफ़ेद पोर्शन में जाती थीं, इनकी ग्रिल में जो लाइट्स लगाई गई थीं वो ठीक से काम नहीं कर रही थीं। आज़ान एक आदमी को लेकर अहमद चाचू के कहने पर इन्हें ठीक करवाने आया था, क्योंकि मुइज़ की अपनी बहन की शादी थी तो लाजमी बात है इसे वहाँ सब कुछ देखना था। और अहमद चाचू और बिलाल ने तमाम तर जिम्मेदारी आज़ान पर डाल दी थी। हालांकि बिलाल की तमाम फैमिली, बहन भाई, कज़न्स वगैरह सभी आए हुए थे, मगर जितना फ्रैंक वो आज़ान और मुइज़ से था इतना इन लोगों से नहीं था। तो वो भी अपने हर छोटे बड़े काम के लिए आज़ान ही को पुकार रहा था। लाइटें ठीक हो चुकी थीं। वो सीढ़ियों के दरमियान खड़ा था जब इसकी नज़र ऊपर लाउंज में कारपेट पर मेहंदी की प्लेटें सजाती सरी पर पड़ी थी और भी 2-3 लड़कियां इसके साथ बैठी हुई थीं। सरी बेटा, अभी तक तैयार नहीं हुई? जल्दी करो बेटा, मेहमान आने वाले हैं। सब तैयार हो चुके हैं। सफ़ीना ने इसे यूँ बैठे देखकर कहा था। जी मामा, बस 5 मिनट, अभी जाती हूँ। इसने चेहरे पर बिखरे बालों को बमुश्किल परे किया, क्योंकि प्लेटें सेट करते हुए इसके हाथों पर जा बचा मेहंदी और डिस्को वगैरह लग गई थी। सफ़ीना इसे जल्दी ख़त्म करने की ताकीद करती चली गई। इसे अपने लाए हुए लिबास में देखने का तस्वुर ही दिलकश था। आज़ान को मंजर इस कदर दिलकश लगा कि वो वहीं ठहर गया। सो स्टेप्स में कटे बाल कीचड़ में जकड़े होने के बावजूद बार बार इसके चेहरे पर आ जाते थे। आज़ान ने इधर उधर निगाह दौड़ाई। एक पल को इसका दिल चाहा कि वो जाए और इसकी लटों को संवार दे, लेकिन आसपास बहुत से लोग थे, मुनासिब नहीं लगता था। दफ़अतन इसकी निगाह सामने दीवार में लगे छोटे से पेडिस्टल फ़ैन पर पड़ी। इसने आगे बढ़कर इसे ऑन कर दिया था और इसका रुख सरी की तरफ कर दिया। लटें हवा से उड़ने लगीं। इसने निगाह उठाकर हवा का मरकज़ तलाश किया। सामने ही आज़ान ग्रिल से टेक लगाए इसे ही देख रहा था।
ब्लैक शलवार कमीज़ में गले में चेजी का दुपट्टा डाले तकरीब के लिए मुकम्मल तैयार, बहुत दिलकश लग रहा था। वो मुस्कुराई और फिर उठकर इसके पास चली आई। थैंक यू, धीमे से कहते हुए इसने शरारत से अपने मेहंदी भरे हाथों की उंगलियां लम्हा भर को इसके गाल पर रखी थी। सरा से मेहंदी इसके गाल पर लग गई। आज़ान ने इसकी शरारत को बहुत इंजॉय किया था। ऐसा पहली बार हुआ था कि वो खुशी से, शरारत से इसके इतना करीब आई थी। इससे पहले कि वो इसके हाथों को थाम लेता, वो मुस्कुराते हुए दूर हट गई। वो इसके पीछे लपका था, लेकिन भला हो नायबा चची का, वो सरी को पुकारती हुई आ रही थी, सो आसान को वहीं रुकना पड़ा। गाल से मेहंदी छुड़ाता वो नीचे लॉन में चला आया। नेक्स्ट सीन। तकरीब का आगाज़ हो चुका था। सना को रस्म के लिए लाया जा चुका था। गेट से अंदर दाखिल होते आसान की निगाहों ने इस हिस्से में जरी को तलाश किया जहाँ खवातीन जमा थीं। ग्रीन ड्रेस में खुले बालों के साथ गुलाबों के कुंज के पास खड़ी वो जरी ही थी। आज़ान के कदम बेसाख्ता है इसकी तरफ उठे थे। तुम हमेशा से इतनी खूबसूरत हो, या फिर मुझसे शादी की बात हो गई हो, या फिर मेरी मोहब्बत का एहसास है? अपने कानों में मध्यम सरगोशी ने जरी को पलटने पर मजबूर कर दिया। बेशक सामने वहीं था। वो रस्म करने के बाद यहाँ आ खड़ी हुई थी, मगर ये क्या? इसने ड्रेस तो ग्रीन कलर का ही पहन रखा था, लेकिन वो ये ड्रेस हरगिज़ नहीं था जो आसान इसके लिए लाया था। और आसान को दूर से देखने पर महसूस हुआ कि ये वही ड्रेस है। आसान इसका हाथ थाम कर इसे शोर से दूर ले आया था। तुमने वो ड्रेस क्यों नहीं पहना जो मैं तुम्हारे लिए लाया था? आंखों में खफगी का तासुर नुमाया था। कौन सा ड्रेस? सरी ने अनजानपन से पूछा। वही जो मैं तुम्हारे लिए लाया था और मैंने उमर के हाथ भेजा था। बेशक वह इस वक्त इस कदर खूबसूरत लग रही थी कि आसान चाहते हुए भी अपनी निगाहें इस पर से हटा नहीं पा रहा था। अच्छा, वो उमर के हाथ भेजा था ना? जब खुद लाए थे तो खुद दे भी देते, तो शायद मैं पहन भी लेती, लेकिन उमर के हाथ भेजी हुई चीज़ मैं क्यों इस्तेमाल करूं? सरी ने आहिस्ते से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा था, जो अभी तक आसान ने थाम रखा था। वाकई सरी को बहुत बुरा लगा था इसका इस तरह उमर के हाथ भेजना। क्या इसके पास इतना भी टाइम नहीं था कि वो लम्हों को इसके पास आकर वो ड्रेस दे देता तो इसे बहुत अच्छा लगता, खुशी होती। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? हाँ, अगर तुम ये कहो कि तुम पहनना नहीं चाहती थी तो वो और बात है, बाकी झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है? वो खफगी से कहता हुआ वहाँ से चला गया था। सरी खामोशी से इसे वहाँ से जाता हुआ देखती रही थी। फ़र्क पड़ता है आसान, बहुत फ़र्क पड़ता है। मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है। मेरे लिए वो जोड़ा अहम है क्योंकि वो आप मेरे लिए लाए हैं, लेकिन वो तब ज़्यादा अहम हो जाता जब आप अपने हाथों से मुझे देते। मेरे लिए अहमियत तोहफ़ों की नहीं, आपकी है। नेक्स्ट सीन। तकरीब ख़त्म हो चुकी थी। सब मेहमान आहिस्ता आहिस्ता करके जा रहे थे और जो रह गए थे इन्हें यहीं रहना था। खाना वगैरह खाने के बाद सब लोग वहीं लॉन में इकट्ठे बैठ गए थे क्योंकि कल का दिन फ्री था और शादी परसों थी। सो आज की रात कम से कम फ़िलहाल किसी का सोने का इरादा नहीं था। और इस वक्त सिवाय सना और शायद चंद लोगों के बाकी सभी लोग यहाँ मौजूद थे। चाय और कॉफ़ी का दौर चल रहा था। फुप्पो, यह आसान किधर है? काफ़ी देर से दिखाई ही नहीं दिया। मुझे इसको फ़ौरन ही इसकी कमी महसूस हुई थी। हाँ वाकई। सरी, ज़रा देखना बेटा कहाँ है, कहीं अपने कमरे में जाकर सो ना गया हो। फिर भी जाकर देख लो बेटा। फुप्पो ने फ़ौरन ही सरी को कहा था। जी फुप्पो, मैं देखती हूँ। वो उठकर अंदर की तरफ आ गई थी। लाउंज का दरवाज़ा खोलकर अंदर आई तो वहाँ कोई नहीं था। वो अपने बेडरूम की तरफ चली आई। जानती थी आसान इसकी बात से हर्ट हुआ है और अब यकीनन इसका मूड ख़राब होगा और वो अपने कमरे में ही होगा, लेकिन कमरे में मुकम्मल अंधेरा था। इससे पहले तो कुछ दिखाई ही नहीं दिया। इसने फ़ौरन ही लाइट ऑन की थी। पूरा कमरा रोशनी में नहा गया। क्या बात है, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? बाहर सब लोग आपको पूछ रहे हैं। वो खिड़की में खड़े आसान के पास चली आई, जिसने लाइट ऑन होने पर भी पलट कर नहीं देखा था। आसान, मैं आपसे बात कर रही हूँ। वह इसके जवाब न देने पर इसके करीब चली आई थी। तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ। वह अभी पलटे बिना ही बोला था। आप मुझसे नाराज़ हैं? सरी ने धीरे से इसके बाजू पर हाथ रखा था। इसके हाथ की तमाम तर नरमाहट आसान के बाजू में उतर आई थी, फिर भी वो वैसे ही खड़ा रहा। सरी ने इसका रुख अपनी तरफ मोड़ा था। क्या मुझे ऐसा कोई हक है? क्या मेरी बातों की, मेरी नाराज़गी की, मेरी लाई हुई चीज़ों की तुम्हारी ज़िंदगी में कोई अहमियत है? आसान ने इसे देखते हुए उल्टा सवाल पूछा था। बिल्कुल है, और बहुत पहले से है, मगर मेरा मकसद आपको हर्ट करना नहीं था। मैं आपको तकलीफ़ नहीं देना चाहती थी। मुझे वो सूट बहुत अच्छा लगा था और मैं उसे पहनना भी चाहती थी, लेकिन मेरे नज़दीक चीज़ों से ज़्यादा आपकी अहमियत है। मुझे बुरा ये लगा कि क्या आपके पास कुछ मिनट भी नहीं थे कि आप मेरे पास आते और ख़ुद मुझे वो गिफ्ट देते और बहुत हक से मुझे कहते कि तुम कल इसे ही पहनोगी, और फिर अगर मैं ना पहनती तो आप नाराज़ हो जाते। क्योंकि जब हम किसी के लिए तोहफ़ा ख़रीदते हैं तो इसका मतलब होता है हम उससे मोहब्बत करते हैं, उसकी परवाह करते हैं,
और जब हम उस इंसान को वो तोहफ़ा मान और इज़्ज़त के साथ देते हैं तो इसका भी मान बढ़ जाता है और इससे हमारी मोहब्बत का एहसास होता है। मोहब्बत का एहसास दिलाना बहुत ज़रूरी होता है आसान, वरना मोहब्बत बस एक भूली बिसरी याद बनकर रह जाती है। मैं आपकी बीवी हूँ और आपसे मान, मोहब्बत और इज़्ज़त से तोहफ़े वसूल करना मेरा हक़ है। ये नहीं कि गजरे लेकर डिशबोर्ड पर डाल दिए और बर्थडे का तोहफ़ा लाकर साइड टेबल पर सजा दिया और आज इतना अच्छा जोड़ा उमर के हाथ भिजवा दिया जैसे फ़र्ज़ अदा कर रही हूँ, ज़बरदस्ती दे रही हूँ। वो अब भी इसका बाजू थामे हुए थी। आज़ान मुस्कुरा दिया। नाराज़गी जैसे पल में हवा हुई थी। तो ये सब कुछ पहले नहीं बता सकती थी? ख्वामखा में मेरा मूड ख़राब हुआ। आज़ान ने बेसाख्ता ही इसकी सुर्ख नाक को छुआ था, बिल्कुल वैसे ही जैसे किया करता था, और आज इतने अरसे बाद सरी को इसका इस तरह करना बहुत अच्छा लगा था। सब कुछ मैं ही बताऊं? खुद कुछ नहीं समझ सकते? और हाँ, आपने कहा था ना कि सारे शिकवे शिकायत जमा कर लूं, तो जो जमा किए थे इनमें से चंद ये हैं। अभी और लंबी लिस्ट है जिसमें अभी मज़ीद एडिशन होना है, सो वो कभी फुर्सत से बताऊंगी। अभी चलें बाहर, सब लोग आपको बुला रहे हैं। वो मुस्कुराते हुए बोली थी और जाने को कदम बढ़ाए थे। आज़ान का हाथ अभी तक इसने थाम रखा था, मगर आज़ान ने कदम बढ़ाने के बजाय इसका हाथ थाम कर वापस इसे अपनी तरफ खींच लिया। वो तवाज़ुन कायम न रखते हुए इसके सीने से आ लगी और फिर एकदम ही दूर हटी थी, लेकिन गिरफ्त इस कदर मजबूत थी कि बमुश्किल चंद इंच का फासला ही कायम रख पाई थी। और वो फुर्सत कब मिलेगी आपको? मैं शिद्दत से मुंतज़िर हूँ सरी। आज़ान ने दूसरे हाथ से इसका चेहरा ऊपर किया था। इसकी लरसती पलकें सुर्ख रंगत बता रही थी कि इस वक्त इसके दिल की धड़कन किस कदर तेज़ हो गई है। सरी से बोलना दो भर हो गया था। ऐसी कुर्बत पहले भला कब मिली थी इसे? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। वो अब भी मुंतज़िर था। पता नहीं, ये शायद बहुत जल्द। बमुश्किल वो बोली थी। इसकी गर्दन का तिल शर्मा रहा था, छुप रहा था, जैसे बादल की बदली में चांद छुप जाता है। वो वैसे ही वो इससे दूर हटी थी। आज़ान इसका हाथ थाम कर बाहर आ गया था, जहाँ सब इनके मुंतज़िर थे। सरी इसके साथ ही बैठ गई थी। वहाँ सब बातें कर रहे थे, गाने गा रहे थे, साथ साथ बिलाल को छेड़ भी रहे थे और वो भी इनका भरपूर जवाब दे रहा था। रात के दूसरे पहर ठंडक खासी बढ़ गई थी। आज़ान ने एक निगाह सरी को देखा था, इसे शायद सर्दी लग रही थी। आज़ान ने अपने कंधों पर पड़ी शाल इस पर भी फैला दी थी। सरी ने चौंक कर इसे देखा था और फिर इसका बाजू थाम कर इसके मज़ीद करीब हो गई। इस खूबसूरत मंजर को वर्दा ने कैमरे में हमेशा के लिए मुकीद कर दिया था। नेक्स्ट सीन। रात का खाना खाने के बाद सब अहमद चाचू की तरफ जमा थे। कल के फंक्शन के बारे में ही डिस्कशन हो रहा था। सरी मामा से अपने कल के फंक्शन में पहनने वाले कपड़ों के बारे में डिस्कस कर रही थी। सरी बेटा, तुम्हारी मेहंदी का कलर कितना खूबसूरत आया है। मामा ने इसके हाथ थाम लिए थे। वाकई इसके हाथों पर बहुत डार्क कलर आया था। शादी के बाद इसने पहली बार मेहंदी लगाई थी। वो मामा से बातें कर रही थी जब पिंकी ने आकर इसे कहा था कि इसे आज़ान बुला रहा है। वो मामा से इजाज़त लेकर उठ खड़ी हुई थी। कहाँ हो यार, कब से बुला रहा हूँ। वो इसे आते देख कर ही इसके पास चला आया। हाँ, अभी पिंकी ने बताया। वो मुस्कुराकर इसे बताने लगी। अच्छा छोड़ो सब बातें, तुम मेरे साथ आओ। उसका हाथ थाम कर इसे साथ ये बेडरूम की तरफ आ गया। अब आंखें बंद करो और मेरे साथ आओ। इसने कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए कहा। ओके। वो आंखें बंद किए खड़ी थी। आज़ान ने इसका हिनाई हाथ थाम लिया था। वो इसे अंदर बेडरूम में ले आया था। आज़ान ने हाथ बढ़ाकर लाइट ऑन की थी। पूरा कमरा रोशनी में नहा गया था। वो खामोशी से आंखें बंद किए खड़ी थी। मिलती जुलती कितनी ही खुशबुएं इसकी सांसों से टकरा रही थीं, लेकिन वो समझने से कासिर थी और बिना इजाज़त के वो आंखें खोल नहीं सकती थी। अब आंखें खोल लो सरी। इजाज़त मिलते ही इसने झट से आंखें खोल दी। मगर ये क्या? आंखें बंद करने से पहले वो किसी और जहान में थी और अब आंखें खोलने के बाद वो किसी और ही जहान में पहुंच चुकी थी। ये वो कमरा तो नहीं था जो वो सुबह छोड़ के गई थी। ये तो कोई और ही कमरा था। कमरे में बहुत आला सजावट निहायत कम वक्त में की गई थी। कमरे की चारों दीवारों पर जा बजा गुलाब की कलियां लगी थीं। चारों कोनों में बड़े बड़े बुके रखे थे। बेड कवर को मुकम्मल गुलाब की पत्तियों ने छुपा रखा था। वो हैरत से देख रही थी। इसे ये सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। आज़ान इसका हाथ थाम कर इसे सेंट्रल टेबल के पास ले आया था, जहाँ फूलों के बीच में एक केक रखा था। केक काटो सरी। आज़ान ने इसे खामोश खड़ा देखकर कहा। ये तुम्हारा बर्थडे केक है। थोड़ा लेट हो गया है, मगर कोई बात नहीं। जब हम साथ होंगे बर्थडे भी तभी मनाएंगे ना। पता है, ये मैंने तुम्हारे बर्थडे पर प्लान किया था, लेकिन अफसोस मीटिंग की वजह से ये प्लान ड्रॉप करना पड़ा। और अभी शायद मैं 1-2 दिन और इंतज़ार कर लेता, लेकिन तुम्हारी बदगुमानियों को दूर करने के लिए ये ज़रूरी था, सो मैंने इंतज़ार करना मुनासिब नहीं समझा। कैसे लगा तुम्हें ये सब? वो निगाहों में मोहब्बत भरे से देख रहा था। वो क्या कहती? इतनी सारी मोहब्बत पाकर तो इसके लफ्ज़ ही जैसे गुम हो गए थे।
सरशारी इसके वजूद में उतर रही थी। क्या हुआ, अच्छा नहीं लगा? वो थोड़ा कंफ्यूज हुआ। नहीं, बहुत अच्छा लगा, वो धीमे से बोली। आज़ान ने खुद ही इसका हाथ थाम कर ज़रा सा केक काट दिया। हैप्पी बर्थडे सरी, थोड़ा लेट हो गया है लेकिन कोई बात नहीं, चलेगा। आज़ान ने ज़रा सा केक उठाकर से खिलाया। और हाँ, ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट, इससे पहले कि फिर से तुम्हें बुरा लग जाए। और हाँ, इस दिन जब मैं इस्लामाबाद से आया था मैंने बुलाया था रूम में गिफ्ट देने के लिए, लेकिन तुमने समझा ही नहीं और मैं समझा शायद तुम जान की नहीं आई, सो मैंने वो गिफ्ट साइड टेबल पर रख दिया था। पता होता कि तुम्हें इतना बुरा लगेगा तो मामा के सामने ही आकर तुम्हें दे देता। इसने वहीं गिफ्ट से थमा दिया था। थैंक यू सो मच। इतनी मोहब्बत पाकर सरी की आंखों में मोती चमकने लगे थे। आज़ान ने फ़ौरन ही वो कीमती मोती अपनी पोरों पर चुन लिए थे। सरी, मेरी एक फरमाइश है, पूरी करोगी? आज़ान ने इसका चेहरा दोनों हाथों में थाम लिया था। सरी ने इस बात में सर हिला दिया। मेरे लिए फिर से दुल्हन बनोगी? बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारी शादी पर बनी थी। मैं उन लम्हों को वापस तो नहीं ला सकता, लेकिन इनका अजाला तो कर सकता हूँ ना। मोहब्बत ने धीरे से इसके माथे को छुआ था। सिद्ध और नाराज़ी में या अपनी मोहब्बत में? तब तो आपको अपनी मोहब्बत के आगे कुछ नज़र ही नहीं आता था। सरी ने खफगी से कहा। वो मोहब्बत नहीं थी सरी, वो एक वक्ती एहसास था जिसने चंद दिनों को मुझे घेर लिया था। अब अगर मैं सोचूं तो मुझे इसमें मोहब्बत कहीं नज़र नहीं आती। मुझे कभी उससे मोहब्बत थी ही नहीं। मैंने कभी उससे ये नहीं कहा था कि हाँ, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वो हमेशा खुद ही मेरे पास आती थी। दादों से मिलने जाता था तो वो वहाँ आकर बैठ जाती थी। इसने खुद ही मुझे यह एहसास दिलाया था कि वो मुझसे मोहब्बत करती है और मुझसे शादी करना चाहती है। तो मैंने भी सोचा कि ठीक है, किसी ना किसी से तो शादी करना ही है ना, तो वही सही। लेकिन मैं गलत था। वो मोहब्बत नहीं थी, वो उसकी गर्ज थी जिसमें वो मुझे जकड़ लेना चाहती थी, कैद करना चाहती थी। लेकिन मेरी माँ के एक बरवक्त फैसले ने मुझे कैद होने से बचा लिया और फिर मुझे तुम्हारी मोहब्बत ने जकड़ लिया और इस तरह जकड़ा कि अब मैं भी इस कैद से, इस जकड़ से आज़ाद नहीं होना चाहता। मोहब्बत तो ये है सरी, असल और सच्ची मोहब्बत, बिना किसी गर्ज के, बिल्कुल शफाफ पानी जैसी। तुमने हर लम्हा हर पल मेरा साथ दिया है, मेरे हर अच्छे बुरे रवैये को बर्दाश्त किया है। अब कभी ये मत कहना कि तुम अनचाही हो। तुम यहाँ मेरे दिल में बहुत ख़ास मकाम रखती हो। आज मैं बरमला कहता हूँ कि हाँ, मुझे तुमसे मोहब्बत है और बस मैं हमेशा सिर्फ तुमसे ही मोहब्बत करना चाहता हूँ। तुम करोगी मुझसे मोहब्बत? बस की आंखों में देखते हुए पूछ रहा था। ब्लैक जीन्स और डार्क ब्राउन शर्ट पहने वो इस लम्हे इसके दिल में उतर रहा था। वो भला इसकी किसी बात से कैसे इनकार कर सकती थी? मुझे तो हमेशा से ही आपसे मोहब्बत है, ये कोई आज की बात तो नहीं, ये तो सदियों पुराना किस्सा है। मैं तो खुद नहीं जानती कि कब से आपकी मोहब्बत ने मेरे दिल में बसेरा कर रखा है। हाँ, जब से मोहब्बत का मफहूम समझ आया है तब से खुद को आपकी मोहब्बत में ही गिरफ्तार पाया है। मुकाबिल पे जब मोहब्बत का इजहार करे तो मोहब्बत का एतमाद बढ़ जाता है, जैसे इस पल सरी का बढ़ गया था। तो फिर करोगी मेरी फरमाइश पूरी? मैं आज की रात को अपनी ज़िंदगी की यादगार रात बनाना चाहता हूँ, जिसे हम हमेशा याद रखें। आज़ान ने फिर पूछा। बिल्कुल करूँगी। तो फिर ड्रेसिंग रूम में जाओ और तैयार होकर आओ, वहाँ तुम्हारी तैयारी की सारी चीज़ें रखी हैं, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। आज़ान ने इसे ड्रेसिंग रूम की तरफ धकेला था। वो ड्रेसिंग रूम में चली आई। वहाँ सामने ही एक इंतहाई खूबसूरत रेड कलर का ड्रेस हैंगर में लटका था। इसके साथ इसकी मैचिंग ज्वेलरी भी सामने ही पड़ी थी। ज्वेलरी में झूमर, टीका, सभी कुछ तो था। वो मुस्कुराते हुए तैयार होने लगी और जब मुकम्मल तैयार होकर ख़ुद को आईने में देखा तो ख़ुद को पहचान ही नहीं पाई थी। मनचाहा होने का एहसास इस वक्त सरी को मज़ीद खूबसूरत बना रहा था। वो तैयार तो हो गई थी मगर बाहर जाते हुए इसे झिझक महसूस हो रही थी। वो आज़ान का सामना कैसे करेगी? वो इसकी बोलती निगाहों में कैसे देख पाएगी? वो कितने ही पल यही सोचती रही थी। ज़री, अब आ जाओ यार। तभी आज़ान ने आवाज़ दी थी और इसे बाहर आना ही पड़ा, जहाँ वो शिद्दत से इसका मुंतज़िर था। जब वो सामने आई तो जैसे हर चीज़ थम सी गई थी, हर चीज़ इसके आगे मांद पड़ गई थी। रेड ड्रेस में हल्के मेकअप के साथ मैचिंग ज्वेलरी पहने वो इतनी ही मुकम्मल, इतनी ही हसीन लग रही थी। इसके मुंतखब करदा लिबास में वो सीधी इसके दिल में उतर रही थी। वो कितने ही पल मबहूत सा खड़ा इसे देखता रहा, फिर इसके पास चला आया। वो निगाहें झुकाए खड़ी थी। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। वह इस पर निगाहें टिकाए पूछ रहा था। कौन सी बात? सरी ने बेसाख्ता ही निगाहें उठाई थी। तुम हमेशा से ही इतनी खूबसूरत हो या मुझसे शादी के बाद हो गई हो? वह इसके इस कदर करीब झुका खड़ा इससे पूछ रहा था कि इसकी सांसों की गर्मी से सरी को अपने चेहरे पर तपिश का एहसास होने लगा। पता नहीं, वो होले से कहती रुख मोड़ गई। डरती थी कि कहीं इसकी निगाहों से पिघल न जाए। वो हंस दिया था। यह मामा ने तुम्हारे लिए दिया था, शायद तुम्हें याद हो, मगर मेरे ख्याल में आज इसके देने का सही वक्त है। इसने धीरे से वो कंगन इसकी नर्म कलाइयों में पहना दिए थे। और ये मेरी तरफ से।
अब वैसे चेन पहना रहा था। सरी ने आईने में नजर आते अपने अक्स पर निगाह की थी। गोल्ड की चेन में एक लॉकेट था जिसमें गोल्ड के साथ सफ़ेद नगीनों से बहुत वासी ज़रवा आसान लिखा था। कहीं मैरून नग भी जड़े थे। इसे वो लॉकेट बहुत पसंद आया था। अब तो मुझसे नाराज़ नहीं हो ना? वह उसके हाथों में गजरे पहनाते हुए कह रहा था। देखो, मैंने आज गजरे भी इधर उधर डालने के बजाय खुद तुम्हें पहनाए हैं। अपनी ज़िंदगी से भी भला कभी कोई नाराज़ होता है? हाँ, बस आपसे कुछ शिकायतें थी जो आपने दूर कर दी। आपने मेरे लिए इतना सब कुछ करके मेरा मान बढ़ा दिया है। मेरे दिल में आपके लिए मोहब्बत कई गुना बढ़ गई है। आपसे भला कैसे नाराज़ हो सकती हूँ? आप ही तो हैं जिसने शुरू से लेकर आज तक मुझे एहसास दिलाया है कि हाँ, मैं भी मोहब्बत के काबिल हूँ। सरी ने इसके हाथों को अपने हनाई हाथों में जकड़ लिया। और तुम्हारी वो लंबी फहरिस्त? आज़ान ने इसके हनाई हाथों को लबों से लगा लिया। इनकी भीनी भीनी खुशबू इसकी सांसों में उतर रही थी। वो तो मैं ऐसे ही कह रही थी, कोई लंबी फहरिस्त नहीं थी। वो मुस्कुराते हुए कह रही थी। कितनी आसूदा मुस्कुराहट थी इसकी इस लम्हे। वो पूर सजी आज़ान के दिल में उतर रही थी। कदम कदम दूर कहीं गहराई में इसके हवासों पर छा रही थी। आज़ान ने बेसाख्ता इसकी पेशानी के दिल को छुआ था। वो फिर से अपनी किस्मत पर नाजा हुआ था। सुनो, मैंने तुम्हें इतने सारे गिफ्ट्स दिए हैं, तुम मुझे कुछ नहीं दोगी? कम से कम वो गिफ्ट्स ही दे दो जो मेरे लिए ख़रीद कर भी छुपा कर अलमारी में रखे हुए हैं। आज़ान के लबों पर शरारती मुस्कुराहट थी। कौन से गिफ्ट, और आपने कब देखे? वो हैरत से बोली थी और शक से इसे देखा था। वो सब कुछ तो मैंने बहुत पहले देख लिया था, वो मज़े से बोला। आह, वो मेरी पर्सनल डायरी थी, वो बेसाख्ता चिल्लाई थी। कोई बात नहीं, तुम भी तो मेरी पर्सनल हो। और हाँ, अगले हफ्ते हम झील सैफुल मलूक जा रहे हैं। आज़ान ने बेसाख्ता इसे अपनी तरफ खींच लिया था। वह इसके सीने से आ लगी थी। बहुत बुरी बात है आज़ान। इसने इसके सीने पर हाथ रखकर फासला पैदा किया था। और जैसे ये तो बहुत अच्छी बात है ना? आज़ान का इशारा सीने पर रखे हाथ की तरफ था। वो सटपटाई थी। और जो तुम रात को सोते वक्त बीच में तकिया रखकर सोती हो, जैसे वो बहुत अच्छी बात है ना? और जो तुम रोज़ सुबह मुझे खुद उठाने की बजाय अलार्म सेट करके रखती हो, वो तो बहुत अच्छी बात है ना? मैं जब भी तुम्हारे पास आने लगता हूँ तुम दूर भागती हो, जैसे ये तो बहुत अच्छी बात है ना? और ये जो तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो कि मेरे होश खोने लगे हैं, ये बहुत अच्छी बात है ना? ये सरगोशियाँ जरी की जान निकाल रही थी और जरी इन लम्हों की खूबसूरती को पूरे दिल से महसूस कर रही थी। वो धीरे से, बहुत मान से इस मान भरी मोहब्बत की बाहों में समा गई थी और मोहब्बत ने इसे अपने मजबूत हिसार में जकड़ लिया था। गर्ज, हसद, नफ़रत और लालच, इन चीज़ों का दुनिया में वजूद तो है, लेकिन दायमी नहीं। वो जितनी तेज़ी से अपना असर दिखाती हैं, फिर इतनी ही तेज़ी से अपना असर खो भी देती हैं। कोई चीज़ देर पा है तो वो सच्ची और बेगर्ज मोहब्बत है। गर्ज, हसद और लालच से मुबर्रा, और इन दोनों की मोहब्बत ऐसी ही थी जिसे चंद लम्हों को इन चीज़ों ने जकड़ा ज़रूर था, लेकिन जल्द ही दामन छुड़ा भी लिया था। एक माँ की ममता और सच्चाई, सच्ची मोहब्बत और चाहत, इन सब चीज़ों पे इस तरह हावी आ गई कि वो सब झूठी मोहब्बतें मुँह छुपाने लगी थीं। और जीत सच्ची और पाकीज़ा मोहब्बत की हुई, सच्चाई की हुई, एक बेटी की हुई, एक माँ की हुई, सरवा आज़ान की हुई, जिसने मोहब्बतों से दूर अपना सफ़र शुरू किया था, मगर अब मोहब्बत हमेशा इसके साथ रहेगी। आज़ान की सूरत। खात्मशुद।